हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्षित द्विवेदी और मैं आपको अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्षित द्विवेदी, आई वेलकम यू टू माय वीडियोस। आज की वीडियोस में हम लोग टेकअप करेंगे प्रोग्रेशंस को। प्रोग्रेशंस में हम लोग स्टार्टअप करेंगे, ठीक है। प्रोग्रेशंस में आप जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इस तरीके की टॉपिक्स को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है इसमें तो शायद आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही हो पाए, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही काफ़ी बड़ा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम लोग अगले उसमें टेकअप करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लगेगी क्योंकि ठंडी के मौसम में थोड़ा जुकाम चढ़ा हुआ है। तो मैंने एक शीट प्रिपेयर की है। शीट का जो टेक्स्ट है वो मैं आपका ब्लॉग पे लिख दूंगा। इसमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि व्हेन अ पर्टिकुलर पैटर्न इज डिस्प्लेड बाय नंबर ऑफ सीरीज ड्यू टू एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ अ कांस्टेंट इन सब्सिक्वेंट नंबर्स, देन इट्स टर्म्ड एज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहने मतलब ये है कि मान लीजिए आपके सामने यहाँ कोई नंबर लिखा गया, ठीक है, और वो नंबर या तो अगर आप सीरीज में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो या तो सीरीज के नंबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप सीरीज के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो या सीरीज के नंबर घट रहे हैं। और जिस फैशन में वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं वो किसी एक कांस्टेंट टर्म को हमको ऐड करके मिल रहा है या एक कांस्टेंट टर्म को हमें सब्सट्रैक्ट करके मिल रहा है, तो वो सीरीज क्या हो जाएगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टर्म है ए, ठीक है। अब मान लीजिए ये पहला टर्म है सीरीज का, अगर ये बढ़ता जाए किससे? एक डी से, तो ए प्लस डी हो जाएगा अगला, ठीक है। फिर अगला बढ़ता जाए, अगला क्या हो जाएगा? ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, सो ऑन गोज ऑन। तो क्या हुआ कि आप देख रहे हैं ये टर्म था, इसमें हमने डी जोड़ दिया तो ए प्लस डी मिल गया। इस टर्म में हमने डी और जोड़ दिया तो ए प्लस टू डी मिल गया। इस टर्म में हमने डी और जोड़ दिया तो ए प्लस थ्री डी मिल गया। यानी कि ये सीरीज क्या है? बढ़ती जा रही है आगे की तरफ, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आप यहां पे इमेजिन करो कि अगर इसी डी की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नेगेटिव हो जाए, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि ये डी क्या नाम से, मान लीजिए इस डी की वैल्यू 2 हो, ठीक है, तो अगर 2 प्लस 2 हो तो ये सीरीज की वैल्यू को बढ़ाती जाएगी। लेकिन अगर इस डी की वैल्यू -2 हो जाए तो वो इसी सीरीज की वैल्यू को कम करती जाएगी। तो डिपेंडिंग कि ये डी पॉजिटिव है नेगेटिव, अगर डी पॉजिटिव है तो एपी हो जाएगी इंक्रीजिंग। हम किसकी बात कर रहे हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। और अगर ये डी नेगेटिव हो तो एपी हो जाएगी डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर डी पॉजिटिव है तो एपी हो जाएगी इंक्रीजिंग, अगर डी नेगेटिव है तो एपी हो जाएगी डिक्रीजिंग। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया? वो सारे टर्म्स जो टर्म्स किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और जब वो सारे टर्म्स एक पूरी सीरीज में आगे तक लिखे रहते हैं, बढ़े हुए फॉर्म में या घटे हुए फॉर्म में, नो डाउट इंक्रीजिंग फॉर्म में है, डिक्रीजिंग फॉर्म में है, वो कहलाता आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। So friends, I have told you the definition that if you know there are a number of terms in a series and all of those terms in that series are increasing or decreasing by a constant quantity, then that series is termed to be an arithmetic progression. Okay, I have supposed that constant here to be d. So if the first term is a, and if in the second term will be a plus d because d increases. Therefore, the third term, one times more d will increase, so it will be a plus 2b, then a plus 3d. So you can understand that this thing is going on like that. Now, if I assume the value of d to be positive, I will know that the value of a plus d will be greater than a, the value of a plus 2d will be greater than a plus d, and so on. It will go on like this. But if we assume the value of d to be negative, then obviously the value of a plus d will be less than a, the value of a plus 2d will be less than a plus d, and so on. So in that case, it will be a decreasing AP. So okay, so it is an increasing AP or it is a decreasing AP. It will depend upon the value of this d. And what is d? D is the common difference. D is common difference. मान लीजिए अब फ्रेंड्स आपसे ये कहा जाए, ठीक है, सपोज कि यार कोई दो नंबर है आपके पास। मान लीजिए एक नंबर है आपके पास स्मॉल a और दूसरा नंबर है आपके पास स्मॉल b, और आपने कहा कि आपने स्मॉल a और स्मॉल b के बीच में एक मीन डाल दिया। कौन सा मीन डाल दिया? अरिथमेटिक मीन डाल दिया। आपने इस नंबर a और बीच के कोई एक मीन डाल दिया, अरिथमेटिक मीन, जिसको आप m मान लो, ठीक है। तो इस m की वैल्यू क्या होगी? तो फिर ये कुछ ऐसा ही बनेगा कि ये जो a m और जो b होंगे, ठीक है, ये a m b अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। यहां पे मैंने से क्या बोला
कि ये दो, आई एम रियली सॉरी, ये जो दो नंबर्स हैं ए और बी, इन ए और बी के बीच में आपने एक अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट किया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे का मतलब होगा कि जो ए, एम और बी है, ये तीनों नंबर इसी ऑर्डर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। और आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, किसी एक कांस्टेंट क्वांटिटी से जो नंबर है वो या तो बढ़ते जाए घटते जाए। तो ये अगर डी पॉजिटिव है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो तो मुझे बाद में पता चलेगा, लेकिन यहां ये पता चल रहा है कि ए और ए प्लस डी के बीच में डिफरेंस कितना है, डी का। और ए प्लस 2d और ए प्लस डी के बीच में डिफरेंस कितना है, डी का। यानी कि अगर आप लिखे हो ए प्लस डी माइनस ए तो कितना आ जाएगा, डी। और अगर आप लिखो ए प्लस 2d माइनस ऑफ ए प्लस डी तो भी क्या आ जाएगा, डी। तो उसी लॉजिक को एक्सटेंड करके मैं लिखूंगा m माइनस ए, क्योंकि m सेकेंड टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, तो ये क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर मैं लिखूं b माइनस m तो वो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये बेसिकली हमें क्या देगा, m इस तरफ आ जाएगा तो देगा 2m, ये माइनस ऑफ a इस तरफ आ जाएगा जो कि प्लस ऑफ b में जुड़ जाएगा, तो हमें दे देगा m इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2। यानी ये m क्या है, ये m वो अरिथमेटिक मीन था जो मैंने इन दोनों नंबर्स के बीच में इंसर्ट किया था। तो फ्रेंड्स, इफ आई इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन, सपोज m between two numbers a and b, so I will say that a, m and b all three are in arithmetic progression. Now what does arithmetic progression means? That's the number is increasing by a constant quantity or decreasing. It can be increasing or decreasing, or the value of d can be positive or negative. So irrespective of the fact that whether d is positive or negative, I will going to apply a simple formula. You are seeing that this a plus d minus a is equals to d, and this a plus 2d minus of a plus d is equals to d. That is second term minus first term is equals to third term minus second term, and this is what is basically the definition of AP. So what you are going to do? These are the three terms: first term, second term, third term. M minus a is equals to b minus m, and solving it I get m is equals to a plus b by 2. अब हम लोग कुछ इससे जो ये जो AP मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया है, इसकी सारी जो मतलब जो पूरी सीरीज है उसका सम निकालने की कोशिश करते हैं, और उसके nth टर्म को निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब कहने मतलब ये है कि मान लीजिए कि अब आपको सामने बिल्कुल अलग केस की बात कर रहा हूं कि जो लेट a एज द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, लेट d एज द कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और लेट n टोटल number of terms in arithmetic progression, ठीक है। तीन चीजें आपको दे रखी हैं, एक दे रखा है फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डी दे रखा है कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एन दे रखा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस तरीके की बन रही होगी, कुछ इसी तरीके की बन रही होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2b, ए प्लस 3d अप टू एन तक। अब अगर आप इस चीज को यहां से चेक करो तो आपको देखोगे कि पहले वाले टर्म में तो केवल फर्स्ट टर्म आ जाएगा, दूसरे वाले टर्म में एक बार डी बना, तो इसी लॉजिक से आप देख लो तीसरे वाले टर्म में 2 बार डी बना है, चौथे वाले टर्म में 3 बार डी बना है, तो ऑब्वियसली बात है पांचवें वाले टर्म में 4 बार डी बना होगा, छठे वाले टर्म में 5 बार डी बना होगा। यानी जिस नंबर का टर्म है उसमें डी का इन्वॉल्वमेंट उस नंबर से एक कम ज्यादा है। यानी कि अगर मुझे 11वां टर्म निकालना होता तो उसमें डी कितनी बार आया होता, 10 बार। पहले टर्म में तो डी आया ही नहीं है, 0 बार है, दूसरे टर्म में डी 1 बार आया, तीसरे टर्म में 2 बार आया। तो यहां से मैं इन्फर करता हूं कि उस एपी का जो भी टर्म होगा, सपोज उस टर्म का नंबर है n, ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि उसमें d का इन्वॉल्वमेंट n-1 टाइम्स होगा। क्यों n-1 टाइम्स होगा? क्योंकि सबसे पहले वाले टर्म में d का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था। इस बेसिस पे कहा जाता है कि nth टर्म ऑफ अ सीरीज इज डिनोटेड बाय a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ अ सीरीज का। क्यों होता है? अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि सबसे पहले टर्म में डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसके बाद वाले टर्म्स में सब में एक एक करके डी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगता है। तो जो अगर 5वां टर्म है तो उसमें 4 बार डी का इन्वॉल्वमेंट होगा, अगर 8वां टर्म है तो उसमें 7 बार डी का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। उसी तरह से 10वां टर्म है तो उसमें 9 बार डी का इन्वॉल्वमेंट होगा, और अगर nth टर्म है तो उसमें n-1 टाइम्स डी का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो एक चीज आपको पता चली कि nth टर्म ऑफ अ सीरीज इज डिनोटेड बाय a प्लस n-1d, ठीक है। अब
इस चीज का हमें इस्तेमाल कहाँ होता है, हमें अब ये समझना होगा कि यार इस चीज का क्या इस्तेमाल है। इस चीज का इस्तेमाल मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक बार मैं आपको अभी और बताऊंगा। वो ये है यार कि मान लीजिए आपके सामने ये लिख दिया कि कुछ इस तरीके से कर लिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि ऐसे कितने नंबर से 1 और 1000 के बीच में, ठीक है, जो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे निकालने का आप मान लीजिए आपके अपने क्वेश्चन आए, आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं, और अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो एप्लीकेशन में तो जरूर हो ही सकता है। ठीक है, कि 5 से डिविजिबल कितने नंबर से 1 से 1000 के बीच में। तो उसमें आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि 5 सबसे पहला नंबर क्या होगा, 5 होगा, फिर अगला क्या होगा, 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, अप टू 1000 से पहले, 1000 को इंक्लूड करना है, तो 1000 से पहले 5 का मल्टीपल क्या होगा, 995। तो अब मुझे गिनना है कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 से लेके 995 तक कितने नंबर है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं। ठीक है, Tn nth टर्म है a प्लस n माइनस 1d। मैं काम करता हूं, यहां पे n की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या होगा, a को LHS में ले आता हूं, तो Tn माइनस a हो जाएगा। ठीक है, RHS में क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, d को नीचे ले आऊंगा, तो ये जगह Tn माइनस a अपॉन डी इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, माइनस 1 मैं इधर ले आऊंगा, तो n हो जाएगा Tn माइनस a अपॉन डी प्लस 1। यानी कि ये जो फॉर्म मैंने निकाला था, जो आपको समझ में आ गया था कि Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस डी, इसको मैं मॉडिफाई करते करते, ट्विस्ट करते करते, सॉल्व करते करते कुछ इस फॉर्म में पहुंच गया, जहां पे मैंने n की वैल्यू निकाल ली, क्या, Tn माइनस a अपॉन डी प्लस 1। इसमें Tn क्या है, nth टर्म, a क्या है, फर्स्ट टर्म, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, 1 क्या है, जोड़ दिया। अगर मैं बोलूं कि ऐसी कोई सीरीज आ जाए आपके सामने जिसमें n ही टर्म्स हो, ठीक है, ऐसी कोई सीरीज आ जाए आपके सामने जिसमें n ही टर्म्स हो, तो n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, और Tn क्या हो जाएगा, Tn हो जाएगा उस सीरीज का लास्ट टर्म। ठीक है, तो उस लॉजिक को एक्सटेंड करते हुए कि मैंने ये मान लिया कि उस सीरीज में केवल n ही टर्म्स हैं, तो n हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, Tn क्या हो गया, लास्ट टर्म। तो इस बेसिस पे अगर आप इसको यहाँ पे अप्लाई करते हो इस सवाल में कि 5, 10, 15, 20 से लेकर 995, तो अगर मुझे यहाँ निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, गिन तो सकता नहीं है, नॉट पॉसिबल, कब तक गिनते फिरोगे। ठीक है, तो ये निकालने के लिए कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, n और इज इक्वल्स टू Tn माइनस a अपॉन डी टोटल प्लस 1 का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो लगाते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया टोटल n टर्म्स है यहाँ पे। ठीक है, ये Tn क्या है, अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो Tn लास्ट टर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, 995, क्योंकि मैंने माना है कि n नंबर ऑफ टर्म्स है, माइनस a क्या है, फर्स्ट टर्म, तो लिख दिया 5, अपॉन डी, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 प्लस 1। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, तो ये जाएगा 990 बटे 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 1 5, 5 9 45, 5 8 40, प्लस ऑफ 1, ये हो जाएगा 199। कितने टर्म्स निकला है, 199। ठीक है, यानी कि मुझे पता चल गया कि 5 के मल्टीपल्स 1 से 1000 के बीच में कितने हैं, 199। कौन सा टर्म लगाया हमने, n इज इक्वल टू Tn माइनस a अपॉन डी प्लस 1, ये जो कि था आपका Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यानी जब भी आपके सामने इस तरीके की सिचुएशन आएगी, आप इस फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इस फॉर्म को आप इस तरीके से करेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए किसी भी एपी में, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आप करेंगे लास्ट टर्म माइनस इनिशियल टर्म, ये IT है, अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। इस फॉर्मूले को रख लीजिए, फॉर्मूला आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो ये तो TH जो nth टर्म था उसका देख लिया। अब हम देखते हैं सबसे जरूरी चीज जो कि होता है सम का फॉर्मूला देखते हैं। तो सम का फॉर्मूला देखने के लिए, ठीक है, फिर से एपी को लिखते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और सम को समझना बहुत जरूरी है, उसी से आपको बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, ये तो मैं आपको ट्रेडिशनल थ्योरी बता रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जो शॉर्टकट्स हैं और जिस तरीके से आपको ओरिजिनली सवाल करना है जब पेपर आएगा आपके सामने, वो एक दूसरी चीज है। उसमें मैं कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा, हो सकता है क्वेश्चन में वो अप्लाई हो रहा है, हो सकता है वो ना हो रहा हो, तो डिपेंड करता है कि आप चीजों को कितनी जल्दी पकड़ पाते हैं, क्वेश्चन को कितनी जल्दी पकड़ पाते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी मैं कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा वो इनफ होंगे
अगर आप उनको कॉन्सेप्ट्स पे आपकी पकड़ है तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो कोई भी इस टॉपिक से, ठीक है, बशर्ते आपको क्वेश्चन का बेस समझ में आ जाए, ठीक है। ये तो सम ऑफ एन एपी निकालना है, ये ए है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू, अगर n टर्म्स है तो अप टू कहां तक जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। तो मैं लिख देता हूं, पहला टर्म a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d अप टू कहां जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। क्योंकि अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है इस AP में तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। तो मैंने लिख दिया। अब मुझे इस सम का सम निकालना है, तो हर टर्म में पहले वाले टर्म में a है, ठीक है, बाकी वाले टर्म में d भी आ रहा है। तो पहले वाले टर्म a को अलग लिख लो, a प्लस a प्लस a प्लस n टाइम्स, ठीक है, ये आपने अलग लिख लिया। इसमें आप क्या करो, कॉमन डिफरेंस को जोड़ो। तो पहले वाले में कॉमन डिफरेंस है 0, दूसरे वाले में d, तीसरे वाले में 2d, चौथे वाले में 3d अप टू आखिरी वाले में क्या है, n माइनस 1d। ठीक है, तो पहले वाला जब a जुड़ा 9 बार तो उसने क्या दिया, उसने दिया n इंटू ए। वही बात है, अगर आप 2 को 10 बार जोड़ोगे, 2 प्लस 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 2, 10 बार जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 20। ठीक है, a को आपने n टाइम्स जोड़ा, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस n टाइम्स, ठीक है, ये प्लस करते चले गए तो क्या मिल जाएगा, n इंटू ए। सिमिलरली यहाँ पे इस 0 को तो भूल जाइए, क्या मिल रहा है, d प्लस 2d प्लस 3d प्लस 4d प्लस 5d। अच्छा, यहाँ पे आप एक बार के लिए मानिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस होता और n टर्म्स कर जाता, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, बता चुका हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे कितने टर्म्स के लिए जा रहा है, 1 टाइम्स d, 2 टाइम्स d, 3 टाइम्स d, 4 टाइम्स d अप टू n माइनस 1 टाइम्स d। यानी यहाँ पे n टर्म्स कितने हैं, n माइनस 1 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n माइनस 1 विद इन ब्रैकेट n माइनस 1 प्लस 1/2। समझे, तो ये कुछ हो जाएगा। ये यहाँ पे याद रखिएगा कि इसको जोड़ने के लिए जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो इस बेसिस पे लिख रहा हूँ कि मैंने आपको अलजेब्रा के जो फॉर्मूले बता रखे हैं, कुछ फॉर्मूले मैंने बताए हैं, अलग से तो मैंने अलजेब्रा आपको नहीं पढ़ाई है लेकिन जो भी मैंने आपको अभी तक लेक्चर्स दिए हैं उसमें मैंने आपको अलजेब्रा की बेसिक आइडेंटिटीज बताई हैं, अलग से टॉपिक लेके नहीं बताई हैं, पर टॉपिक के अंदर पढ़ाते पढ़ाते बताई। तो अगर आपने सारी वीडियोस मेरी देखी तो आपको पता होगा, ठीक है, कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेके n टाइम्स तक अगर आप एक सीरीज को जोड़ेंगे तो क्या होता है, सम का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो अगर वो n टर्म्स तक ना हो के n माइनस 1 टर्म्स तक हो गए तो n इंटू n प्लस 1/2 में n की जगह पे n माइनस 1 पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 विद इन ब्रैकेट n माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू d। ये कितना हो जाएगा, na, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू n इंटू d बाई 2। ठीक है, अब एक काम करो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हो कि n अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n इंटू n माइनस 1 d। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, n अपॉन 2, ठीक है, सम नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट, ये n है, विद इन ब्रैकेट 2 टाइम्स है यानी 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ n इंटू n माइनस 1 बाई डी। ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला, सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला है सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अगर इस टर्म को आप 2a प्लस ऑफ n इंटू n माइनस डी को थोड़ा अलग तरीके से लिखो, कैसे लिखो, ऐसे लिखो, n बाई 2 विद इन ब्रैकेट a प्लस a ऑफ, एक मिनट, n बाई 2 कॉमन ले लिया है तो ये सॉरी n बाहर आ जाएगा, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मैं जब 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2na प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू n इंटू डी था, n कॉमन ले लिया तो यहाँ से भी n हटा ना, तो यहाँ पे सॉरी कुछ ऐसा बचा, n बाई 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ये हुआ फॉर्मूला, आई एम रियली सॉरी, वो जल्दी जल्दी में लिखते में हो जाता है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले को मैंने इस 2a को a प्लस a करके लिखा, तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको समझ में आएगा कि ये a प्लस n माइनस 1d क्या था, ये तो nth टर्म था, और यहाँ पे इस सीरीज में टर्म्स कितने हैं, n ही टर्म्स है, तो ये a प्लस n माइनस 1d क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा, आखिरी वाला। ठीक है क्योंकि ये nth टर्म का फॉर्मूला है, ये a क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 विद इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी एक फॉर्मूला बनेगा। यानी 2 फॉर्मूले बने आपके सामने, एक बना नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, दूसरा बना
नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 विद इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और है दोनों एक ही, कोई फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले में कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको इस फॉर्मूले को डिस्कस करके एपी के बेसिकली एक ही फॉर्मूले को दो तरीके से दिखाया और पूरे एपी का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है इसको मैंने प्रूव किया आपके सामने, ठीक है फ्रेंड्स। So friends, let's do a quick recap in English. Okay. Now here in this AP, I have told you about the nth term of a arithmetic progression, the sum of an arithmetic progression. Suppose A is the first term of an AP, D is the common difference of an AP, and N is the total number of terms. So the AP will be something like this: A plus D, A plus 2D, A plus 3D, and so on. Now you are seeing that in the first term there is no involvement of D, but in the second term there is involvement of D one time. In the third term there is involvement of D two times. Similarly in the fourth term involvement of D three times. In the fifth term involvement of the D will be 4 times. Okay, so on. That means if we are talking about any number of terms, then whatever is the number of that term, suppose it's the fourth term, then the involvement of D, that is common difference, will be 3 times. If it is the 11th term, involvement of D will be 11 minus 1 10 times. Okay, so the involvement of D is going to be 1 less than the number of that term. Okay, so on that basis I am saying that nth term of an arithmetic progression, nth term, if the nth term is denoted by Tn, the value of nth will be first term A plus n minus 1 into D. This will be the nth term of an arithmetic progression. Now what I am going to do, I am going to tell you what is the involvement, what is the application of this basic thing in questions. So for that you have to look at this question. I have taken a question that if I have to count the number of multiples of 5 between 1 and 1000. So in order to do that, the first multiple is 5, second is 10, third is 15, fourth is 20, and the last before 1000 will be 995. Okay, now in order to count how many these numbers are, I have to use this formula. I have to manipulate this formula. So what I am going to do this, I am going to modify this formula. I am taking this A to the left hand side. So it will become Tn minus A. On the right hand side it will remain n minus 1 into D. Okay, now I am taking this D in the denominator, so it will become Tn minus A upon D is equals to n minus 1, and minus 1 from the right hand side I am taking to the left hand side. So it is becoming Tn minus A upon D plus 1. This is the formula coming. Now you can also write this formula to be last term minus initial term upon common difference plus 1 in an AP. Why last term? Last term because that if we are supposing that the whole series consists of only n terms, if the whole series is consisting of only n term, so nth term will be the last term. So if I suppose that this series 5, 10, 20, 25 and so on till 995 is consisting only nth terms, okay, so I can use this formula of Tn terms, okay, of nth terms. So this formula says n is equals to Tn minus A upon D plus 1. What is Tn? If there are n terms, Tn, that is nth term, will be the last term. So the last term here is 995. So I have written here 995 minus first term. This Tn is last term minus A is the first term, so written 5. 995 minus 5 upon common difference. Common difference you can see of the common difference of this arithmetic progression is 5. So 995 minus 5 upon 5 and outside plus 1. So 995 minus 5 becomes 990. 990 divided by 5 will give 198. 198 plus 1 will give me 199. So I got to know that there are 199 terms in this arithmetic progression. Okay friends, now after that I have to find out, I have told you to find out how to find out the sum of an arithmetic progression. I have basically derived the formula. The formula is directly written in front of you in the books. I have derived it for you. It is a very easy derivation. I will not even call it a derivation. It is a very easy thing. What are the terms of the AP? A, then A plus D, then A plus 2D, then A plus 3D, then A plus 4D. And obviously, if I am supposing that the number of terms in the series are n, therefore obviously the last term will be A plus n minus 1D. Now you can see that in every term there is one A and there are n terms. So A will come n times. A plus A plus A plus A n times. Okay. And in the first term D is not there. So D is starting from the second term. So D plus 2D plus 3D. But obviously D is not present in the first term, so D will be present n minus 1 times. So it will be in the end n minus 1D. So now I have to add D plus 2D plus 3D plus n minus 1D up to n minus 1D. And in that case, I have to slightly modify the formula that I have told you. I have already told you, not separately I have taken up algebraic expressions till now, but I have told you the basic algebraic identities till now. And that I have told you that the sum of first n natural numbers is given by n into n plus 1 by 2. That is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 up to n is given as n into n plus 1 by 2. But here it is the sum
d plus 2d plus 3d plus 4d. If you take common d, you will get 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n minus 1. So here first n minus 1 term. So in that formula n into n plus 1 by 2, you are going to replace that n by n minus 1. So it will become n minus 1 into n minus 1 plus 1 by 2. So I have written it here, n into d. This minus 1 gets cancelled out and I get na plus of n minus 1 into n into d upon 2. Now take the LCM. It will become 2na plus n minus 1 into n into d upon 2. Take n common. So you will get n within bracket 2a plus n minus 1d and 2 in the denominator. So you got the sum of an AP of n terms having a as the first term, d as common denominator, common difference as number of terms, that is n upon 2 within bracket 2a, that is twice of the first term, plus of n minus 1 into d. D is the common difference, n is the number of terms. Now I am slightly modifying this formula and I am writing this 2a plus n minus 1d as a plus n minus 1d. And I know that this a plus n minus 1d, this is the formula of the nth term, tn term. And if I am assuming that in the AP there are only nth terms, n terms, then obviously this tnth term will become the last term. So this a plus n minus d will become the last term. This a is the first term and the formula will change to number of terms, that is n by 2 within bracket first term plus last term, and this becomes the new formula. Basically it is not a new formula, it is a manifestation of the formula in some other form. So this formula and this formula are basically the same, only the manifestation, the way of representing them, the showing them is different. तो अब हम लोग आगे चलेंगे यार और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे इस टॉपिक की. ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली है. ठीक है, उसका बेसिक फार्मूला देख लिया है, एनएस टर्म कैसे निकालते हैं वो देख लिया है. ठीक है, क्या है एपी ये देख लिया है, उसका सम का फार्मूला देख लिया, दो फार्मूला देखे हैं. अब क्या है यार कि मैं अब आपको जो फार्मूला बताऊंगा एपी का सम का, वो इजीएस्ट फार्मूला है और ज्यादातर क्वेश्चंस में आप ये कोशिश करेंगे कि आप उस फार्मूले को इस्तेमाल करके कोशिश करो. यानी कि मान लीजिए आपको दे रखा है सम ऑफ एन एपी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको सम निकालना, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट एपी, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, यानी इस एपी में जितने टर्म है इनटू एवरेज ऑफ दैट एपी. अब बात आई आपके दिमाग में आएगा कि एवरेज कैसे निकलेगा. ठीक है, एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है ये, लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं. ठीक है, कि नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज ऑफ द एपी, ये हो जाएगा सम ऑफ एन एपी. यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो जो बाकी फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या फिर 2a प्लस n माइनस 1d, जो दो एक जैसे फॉर्मूले थे, ठीक है, उनसे काफी अच्छा है ये. ठीक है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही आप लगा पाएंगे, मतलब ये हर केस में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो जब एवरेज की बात आ गई यहाँ पे, अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एवरेजेस से जोड़ेंगे. ठीक है, और एक आसान सा सॉल्यूशन हम लोग अपने लिए निकालने की कोशिश करेंगे. तो अब हम जेन्युइन जो हम अपनी सीरीज लेके चल रहे थे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d to a प्लस n d, वो लेके नहीं चलेंगे. अब मैं कोई एक जनरल एपी आपके सामने लेके चलता हूँ जिसमें आपके सामने एग्जैक्ट वैल्यूज दी हुई हो, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा इस चीज को. तो फॉर एग्जाम्पल पहले टर्म में लेता हूँ 4, ठीक है, इसका मैं लेता हूँ 6, 8, 10, 12. मान लीजिए 5 टर्म्स की मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. ठीक है, आप देख सकते हैं 2 कॉमन डिफरेंस है, 5 टर्म्स है, और ये एक इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नजर आ रही है मुझे. ठीक है, अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो यार अगर मैं इसका सम निकालूं तो छोटी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मैं उस फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जोड़ के भी निकाल सकता हूं. जोड़ता हूं 6 4 10, 10 8 18, ठीक है, 18 10 28, 28 12 40, यानी कितना सम निकल के आया, 40 निकल के आया. ठीक है, और इसमें अगर आप एवरेज निकालोगे तो टोटल ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो एवरेज कितना निकल के आ गया, 8. एवरेज निकल के आ गया 8. ठीक है, अब आप ध्यान दोगे तो इस एपी का जो मिडिल टर्म था, इस एपी का जो मिडिल टर्म था, देखा कि वो एवरेज के बराबर आ रहा है. और ये हर एपी में होगा, ये हर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा जिसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे. और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स क्यों, क्योंकि आपको पता है यार कि जिस एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसी में तो आप यूनिकली एक मिडिल टर्म फाइंड कर पाओगे. जिस एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे उसमें यूनिकली आपको एक मिडिल टर्म नहीं मिलेगा, उसमें आपको 2 मिडिल टर्म्स मिल जाएंगे. ठीक है, क्योंकि मिडिल के अराउंड पे एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ठीक है, लेकिन जहां पे एक यूनिक मिडिल टर्म मिलेगा वहां पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होने जरूरी है उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 5 टर्म्स है, यानी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है. ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मैं यूनिकली एक मिडिल टर्म को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं और मैं तुरंत बोल सकता हूं बिना कुछ जोड़े जाड़े कि वो मिडिल टर्म ही क्या होगा, वो मिडिल टर्म ही आपका एवरेज होगा उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का.
ठीक है, और ये हर एपी के लिए होगा। कोई भी एपी चाहे वो कितने भी नंबर की हो, ठीक है, चाहे वो कितने भी नंबर की हो, बस उसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, ठीक है, तो आप जान जाएंगे कि जो उसका मिडिल टर्म है, यूनिक मिडिल टर्म, वही उस पूरी एपी का एवरेज है। तो अगर आपके सामने कुछ ऐसा सवाल आ जाए, मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा सवाल आ गया कि यार मान लीजिए एक एपी में 37 टर्म्स है, ठीक है, आपसे सामने एक सवाल आ गया कि एक एपी में 37 टर्म्स हैं और उसी एपी में, ठीक है, उसी एपी में जो 19वां टर्म है, ठीक है, वो 10 है। उसने बोल दिया, आपसे बोला कि एक एपी में 37 टर्म्स है और उसी ओपी में जो 19वां टर्म्स है वो 10 है, तो इस एपी का सम क्या होगा? तो आप कैसे जानेंगे ये 19वां टर्म क्या है? 19 के लेफ्ट साइड पे 18, 19वें टर्म के राइट साइड पे 18, टोटल हो गया 37 टर्म्स। यानी मुझे पता चल गया कि ये जो 19वां टर्म है ये इसका मिडिल टर्म है, यानी इस पूरी एपी का एवरेज क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो एवरेज 10, तो भाई 37 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा? 37 इंटू 10 370, तो आपका आंसर हो जाएगा 370। आपको पता है एवरेज क्या होता है? एवरेज वो नंबर होता है कि आप सारे इंडिविजुअल नंबर्स जो आपको मिले हैं, अगर आप उनकी जगह 8 रख दोगे तो ओवरऑल सम में कोई चेंज नहीं आएगा। ये मैं एवरेज में आपको पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ा तो वीडियो देखिए, मैंने डाल रखी है एवरेज मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस वीडियो, लाइन से पूरी देख जाइए, जरूरी है उसे देखना, ठीक है। तो मिडिल टर्म इज ऑलवेज एन एवरेज, दैट मिडिल टर्म इज यूनिक व्हेन वी टॉक अबाउट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, ठीक है, ये तो बात हो गई मिडिल टर्म की। अब आप बात करिए करस्पॉन्डिंग टर्म्स की। तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या होते हैं? ठीक है, एपी की शुरुआत होते ही पहला टर्म और एपी के खत्म होते ही पहला टर्म। तो शुरुआत में पहला टर्म कौन सा है? 4, खत्म होते ही पहला टर्म क्या है? 12। 4 और 12 ये हो गया करस्पॉन्डिंग पेयर। इस करस्पॉन्डिंग पेयर को अगर आप जोड़ दोगे 4 और 12 को, तो आपको क्या मिलेगा? 16। और इस 16 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा 8। यानी करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो एवरेज होता है वो भी उस एपी का एवरेज होगा। करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो एवरेज होता है वो भी उस एपी का एवरेज होगा। इसको मैं मान लेता हूं T1, T2, T3, T4, T5, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो एवरेज होता है वही आपका एपी का भी एवरेज होता है। लिख देता हूं यहां पे, पॉइंट टू नोट एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स in an arithmetic progression is the average of the AP itself। ठीक है, ये लिख दिया है, इसलिए लिखा है ताकि आपको ये बात याद रहे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, दूसरा टर्म इस एपी का क्या है? 6 है, ठीक है। तो शुरू से दूसरा टर्म 6 है, आखिरी से दूसरा टर्म क्या है? T4। इन दोनों का सम क्या है? 6 और 10। देखा, इसका भी 16 है, तो इसका भी एवरेज कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी क्या पता चला कि करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो एवरेज आ रहा है बराबर आ रहा है। यानी कि एक एपी में इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो एवरेज होगा वो हमेशा बराबर ही आएगा और वही पूरे एपी का एवरेज होगा, ठीक है। अच्छा, ये करस्पॉन्डिंग टर्म वाली जो चीज होती है ये हमको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर है एपी में तो भी काम आती है, और अगर उसी एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो वहां पे भी काम आती है। अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बात करते हैं। मान लीजिए इवन नंबर ऑफ टर्म्स की मैं एक एपी लिख रहा हूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। कितने टर्म्स इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 टर्म्स है, और एक और बढ़ा दो भाई, 11 टर्म्स है, हमें 12 चाहिए, इवन चाहिए। अब ये हो गई एक एपी विद इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। कितने टर्म्स हो गए इसमें? 12 टर्म्स, ठीक है। क्या मैं यहां पे एक यूनिक मिडिल टर्म को आइडेंटिफाई कर सकता हूं? ये 12 नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर यहां पे आप एक लाइन खींच दो तो इस लाइन के राइट साइड पे भी 6 नंबर ऑफ टर्म्स है, लेफ्ट साइड पे भी 6 नंबर ऑफ टर्म्स है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। यानी इन एन एपी with even number of terms I am not able to identify a unique middle number। तो अगर एक ऐसी एपी जहां पे हमको यूनिक मिडिल नंबर ना पता हो, नहीं मिल पा रहा हो, जो कि आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स की एपी में नहीं मिलेगा, तो वहां पे आप एवरेज को कैसे पकड़ोगे? आप एक काम करो कि उस एपी के जो 2 मिडिल टर्म्स आ रहे हैं, यानी ये 12 और 14, आप इनका एवरेज निकाल दो। तो जब आप इन 12 और 14 का एवरेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 12 + 14 कितना होगा? 26, और 26 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 2, यानी 13।
तो आपको क्या पता चल जाएगा कि इस एपी का जो एवरेज है वो क्या है, 13 है। ठीक है। सिमिलरली अगर यहां पे आप करस्पॉन्डिंग टर्म वाला कंसेप्ट लगाते हो, अगर आप करस्पॉन्डिंग टर्म वाला कंसेप्ट लगाते हो तो इस एपी का पहला टर्म क्या है, 2, और आखिरी टर्म क्या है, 24। तो ये 2 और 24 का सम कितना होगा, 26, और 26 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 13, और ये 13 क्या हो जाएगा, वो भी इस एपी का एवरेज हो जाएगा। ठीक है। अगर आप सेकेंड टर्म को सेकेंड लास्ट टर्म से जोड़ते हो, 4 + 22, तो आपको क्या मिलेगा, 26, 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी क्या हो जाएगा, एवरेज 13। अगर आप शुरुआत से थर्ड और आखिरी से थर्ड, शुरुआत से थर्ड क्या है 6, आखिरी से थर्ड क्या है 20, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हो तो भी एवरेज क्या हो जाएगा, 13। शुरुआत से चौथा, आखिरी से चौथा, 8 + 18 जोड़ते हो तो भी क्या हो जाएगा, 13 एवरेज। तो आपको क्या पता चल गया कि एवरेज यहाँ पे भी 13। यानी कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि अगर आपको किसी एपी का एवरेज पकड़ना है तो 2 तरह जगह पे आपको भागना पड़ेगा। एक तो या तो आप एक करस्पॉन्डिंग पेयर को पकड़ने की कोशिश करोगे, पहली चीज जो आप करोगे, और अगर आपको करस्पॉन्डिंग पेयर नहीं मिल रहा है तो दूसरा आप क्या काम करोगे, मिडिल टर्म को पकड़ने की कोशिश करोगे। ऑड नंबर ऑफ टर्म से मिडिल टर्म तो आपको सीधे सीधे मिल जाएगा, कुछ साल तो आपको सीधे सीधे ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही हलवा टाइप होंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। कुछ साल आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे एपी में, और इनडायरेक्टली उसमें आपको 2 मिडिल टर्म्स दे रखे होंगे, तो वहां से आप निकाल लोगे। ठीक है। और नहीं तो करस्पॉन्डिंग पेयर का तो मेथड आपको पता ही है। तो यार करस्पॉन्डिंग पेयर्स और मिडिल टर्म, इन 2 चीजों को आप टारगेट करोगे। सबसे पहले आपके दिमाग पे 2 चीजें आनी चाहिए जब आपको पता करना हो कि एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज क्या होगा। चलिए ये तो एक बात हो गई। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। कि यहां पे था T1, T2, T3, T4, T5। ठीक है। अगर आप करस्पॉन्डिंग टर्म्स के नंबरों को जोड़ देते हैं, अब आप करस्पॉन्डिंग टर्म्स के नंबरों को जोड़ देते हैं, नंबर मतलब वो कौन से नंबर पे इसको जोड़ते हैं। जैसे ये 4 है T1 नंबर पे, ये 6 है T2 नंबर पे, ये 8 है T3 नंबर पे, 10 है T4 नंबर पे, 12 है T5 नंबर पे। ठीक है। तो T1 4 और 12 को जोड़ा, यानी किसे किसे जोड़ा, T1 और T5 को। ठीक है। 2 और 4 को जोड़ा, 6 और 10 को जोड़ा, यानी इस एपी का दूसरा टर्म और सेकंड लास्ट टर्म, तो T2 और T4 हो गया। आप देखोगे, ठीक है, कि यहां पे सॉरी ये T1 + T5 है, T1 + T6, यहां पे ये 2 और 4, यानी उस सीरियल नंबर पे, जिस सीरियल नंबर पे टर्म्स लिखे हुए हैं, अगर आप उस सीरियल नंबर को जोड़ देते हो तो 2 + 4 यहां कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। यहां 1 और 5 कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ये 6 क्या है, ये 6 नंबर ऑफ टर्म से 1 ज्यादा है, ये 6 नंबर ऑफ टर्म से 1 ज्यादा है। यानी कि यहां नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो 5 से 1 ज्यादा क्या होगा, 6। यानी कि जब आप करस्पॉन्डिंग टर्म्स के सीरियल नंबर को जोड़ दोगे तो जो नंबर आपको मिलेगा वो उस एपी के नंबर ऑफ टर्म से 1 ज्यादा होगा। और उसी तरीके से अगर आप इसको देखोगे मिडिल टर्म को, तो मिडिल टर्म तो ऑलरेडी एक एवरेज के फॉर्म में लिखा हुआ, तो T3 है, तो T3 को 2 बार जोड़ोगे तो भी आपको 6 ही मिल रहा है। उसी तरीके से यहां आ जाते हैं। यहां पे मैं मार्क कर दूं T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, आजकल लाइट बहुत ज्यादा जा रही है, T12। कौन सा, पहला टर्म 2, आखिरी टर्म 24। ये तो फर्स्ट टर्म है, वो आखिरी वाला 12वां टर्म है। ठीक है। तो अगर आप T1 + T12 करते हैं तो सीरियल नंबर का एडिशन कितना हो गया, 13। ठीक है। अगर आप T2 और T11 करते हो, ये भी एक करस्पॉन्डिंग टर्म है, तो इसका भी सीरियल नंबर का सम क्या आ रहा है, 13। फिर आप क्या कर सकते हो, T3 + T10, T4 + T9, T5 + T8। यानी कि वो नंबर कौन से सीरियल नंबर पे लिखे हैं सीरीज में, अगर उस सीरियल नंबर को आप जोड़ देते हो तो वो वैल्यू उस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे ज्यादा होगी। उससे ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी, 1 ज्यादा होगी। ठीक है। तो ये एक और चीज आपको समझ में आई। अच्छा, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं यार, ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी क्यों है, अभी तो आपको लग रहा होगा कि तिगरम मिलाने की क्या जरूरत है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग में घुसेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इन चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 कंसेप्ट्स बताए, और ये 3 कंसेप्ट्स आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि जब मैं आगे, अभी क्वेश्चन सॉल्विंग हो सकता है ऐसे सवाल ना आए, लेकिन जब भी मैं आगे और वीडियोस को अपलोड करूंगा और मैं आपको आंसर्स बताऊंगा तो मैं इन्हीं कंसेप्ट्स को कोट करूंगा, और आपको उस समय पे कंसेप्ट याद होने चाहिए। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, कौन से 3 कंसेप्ट, एक है कंसेप्ट ऑफ मिडिल टर्म, एक है कंसेप्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पेयर्स, और एक ये कंसेप्ट है कि अगर आप करस्पॉन्डिंग पेयर्स के सीरियल नंबर को जोड़ रहे हो तो जो नंबर हमें मिल रहा है वो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी से 1 ज्यादा होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स,
Now I'm going to, briefly repeat it. In order, if you have to find out the sum of an arithmetic progression, the simplest formula is number of terms in that arithmetic progression into the average of that arithmetic progression. This is the very first thing. Okay. Now, here comes the question: how are we going to find out the average of an arithmetic progression? So, in that case, we have to relate this topic of arithmetic progression with the averages. And first of all, I will advise you to watch my averages videos. I've uploaded my averages videos, averages, mixtures, and alligations. There are 2 videos of it. Please watch those videos, and after that, watch this topic. So, I've taken a arithmetic progression. The arithmetic progression is something like this: 4, 6, 8, 10, and 12. This is the arithmetic progression that I've taken. Now in this arithmetic progression, okay, 4 is first term, 6 is second term, 8 is third term, 10 is 12th term, and 12th is 5th term. If I'm going to add these terms, it is very easy to add, so I'm adding them manually. 4 plus 6, 10, plus 10, 20, 20 and 8, 28, 28 and 12, 40. 40 is the sum. Total number of terms are 5. Divide 40 by 5. You will get the answer as 8. So you're getting the average of this arithmetic progression as 8. Now obviously average means that if I'm going to substitute all these quantities by A, the total sum of the AP is not going to change. So I got the average of this AP as 8. And the number of terms in this AP is 5. So 5 into 80 will give me 40. Okay. So this is the simplest formula which I got to know. Sum of an AP is equals to middle terms into number of terms into average of an AP. Now there is one more concept. You can see that as this AP has 5 number of terms, the middle term in this AP is term 3, that is 8. And you will see that this middle term 8 is identical with the average, and this is a property of an AP with odd number of terms. Whenever you will find an AP with odd number of terms, the middle term of that AP with odd number of terms will always be equal to that of the average of the AP. I will again repeat it, that the middle term of an AP with odd number of terms will always be equal to the average of that particular AP. So here 8 becomes the average of this AP. It doesn't matter if this AP was of 11 terms or 7 terms or 19 terms or 37 terms or 43 terms or 137 terms. It doesn't really matter. 167 terms. Always the middle term of this AP will be equal to the average of the AP. And on this basis, I am going to find out a question. Suppose this question I have not written on my blog page. I am taking it orally. Suppose there is an AP which has 37 terms. This is a question given to me. I have manufactured this question by my own self. I cannot write every question in the blog page. Whenever I teach, it comes automatically to me, so I discuss them in the class. Suppose there is an AP with 37 number of terms. Now obviously 37 number of terms, that is, it is an AP with odd number of terms. And I suppose that the 19th term of his AP is 10. So T19 becomes 10, 19th term, that is 19th term, that is T19 becomes 10. So if this is 37 term and we know the 19th term, you will realize that in this AP of 37 terms, 19th term is the middlemost term. That is the middle term of this AP with 37 terms is 19. So I will get to know, I've already told you the concept that the middle term of an AP with odd number of terms is the average of the AP. So I got to know that the average of this AP with 37 terms is 10. So the sum of this AP will be equals to 10 into 37, 370 will be your answer. Okay friends, you need to keep that in your mind, middle term concept. Okay. Now, this is one concept. Now, first was this concept of middle term. Okay. The second is corresponding terms. Now what is corresponding terms, or you can also say it corresponding pair. What does corresponding pair imply? If I talk about the first term of an AP and if I talk about the second and the last term of an AP, so the first term of an AP and the last term of an AP will form one corresponding pair. Similarly, the second term of an AP and the second last term of an AP will form the second corresponding pair. Similarly, the third term of an AP and the third last term of an AP will form another corresponding pair. So here the first term is 4, last term is 12. 4 and 12 are the corresponding pair of this AP. And you will see, if you are going to add 4 and 12, you are getting 16, and the average of the 16 is 8. That is the average of the corresponding pair of an AP is the average of the whole AP. This is my second rule, the second most important concept, that the average of the corresponding terms of an AP is always equals to the average of that particular AP. So extending the concept, we can say that T2 is the second term from the beginning, T4 is the second last term from the end. So obviously 6 and 10 addition is 16, average comes out to be 16 by 2, 8. So this also 8 becomes equals to the average of the AP. So this is a property
It is written here, you have to keep it in your mind, averages of corresponding terms in an arithmetic progression is the average of the AP itself. This is a very important, a type of property which you have always to keep in your mind. Okay, now this was the case. I've told you the concept of corresponding terms, I told you the concept of middle term. Now I'm going to explain you the concept of corresponding terms and middle terms in an AP with even number of terms. This was an AP with odd number of terms. So here I have written an AP with even number of terms with terms starting from 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 and 24. These are 12 number of terms. Okay. Now, if I am going to draw a line between 12 and 14, on the left side of this line there are 6 terms, on the right side of this line there are 6 terms. So obviously there is no unique middle term. There are two middle terms, 12 and 14. So what I am going to do in order to find out the middle term in an AP with even number of terms, I am going to take the average of the two middle terms of this AP which has even number of terms. So the two middle terms are 12 and 14. It will be 12 plus 14 by 2, that is average becomes 13. So I will get to know that the average of this AP will be 13 and the sum of this AP will be 13, that is the average of the AP into total number of terms of the AP, that is 12. So 13 into 12 will be 144 plus 12, that is 156. So this was the concept of middle term. When we will talk about the concept of corresponding pair in this AP with even number of terms, obviously I have written the terms T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. T1 is 2, T12 is 24. 2 plus 24, it gives 26, average is 30. Similarly, T2 is 4 and the second line of term is 22. To 4 plus 22 is 26, divided by 2, average again 30. T3 is 6, the third last term is 20. So 6 plus 20, 26 divided by 2, 13. T4 is 8, T9 is 18. 8 plus 18, 26 divided by 2, 13. So you are seeing that the average of the corresponding terms in every case is coming out as same, and that is 13, and which is the average of this whole AP. So again the property is proved. Average of corresponding terms in an arithmetic progression is the average of AP itself. So again, whether it is an even AP with even number of terms, whether it is an AP with odd numbers, that is odd number of terms, always remember, if you are able to find out the middle number, you can find out the sum of the AP. If you are going to find out the corresponding pair average, you are going to find out the sum of the AP. Okay, so these two things you have to keep in mind, and there is one more property. Two properties I have told you, concept of middle term and concept of corresponding pairs. The third property is that I have marked the number of these. This is T4. This is the first term, 6, term 2, 8, third term, 10, term 4, 12, fifth term. Okay, now corresponding pair is 4 and 12. So it is T1, it is T5. So if I am adding T1, T5. Then corresponding pair is T2, T4. So I am adding T2, T4. And this T3, this is the third from the starting and third last from the end. So obviously it will be T3 plus T3. So in that case, the addition of the serial number of these terms, that is, this 4 is at the first place, this 12 is at the fifth place, first and 5, 6. What is this 6? This 6 is one more than the total number of terms in the AP. Similarly, 6 is the second digit, so T2. 10 is the fourth digit, so T4. This 2 plus 4, 6. That is, the addition of the serial number at which the number is placed, that addition will be one more than the total number of terms for that AP. You are seeing it here, it is getting 6, it is getting 6, and the number of terms in this AP are 5. This is one more property that you have to keep in mind. Similarly here, corresponding terms 224. First is T1, second is T12. T1 plus T12, 1 plus 12, addition of serial number is 30. Similarly, second corresponding pairs to T2, T11, 2 plus 11, 30. T3, T10, 3 plus 10, 30. T5, T8, 5 plus 8, 13. T4 plus T9, 4 plus 9, 13. So the addition of the serial number of corresponding terms will always be one greater than the number of terms in that arithmetic progression. Okay friends, so these are the three concepts that I have discussed in this video. The application of these concepts will be taken up by me in the questions, and you have to keep this concept in mind. Maybe sometimes it can be directly asked in the question. It is a very confusing concept, so I have taken a lot of time to explain it. But you will have to explain it, do it yourselves many a times. In order to command on it, in order to have a command on it. Otherwise, it is very difficult to understand and learn. I accept that it is very difficult. तो अब हम आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. तो फ्रेंड्स, अब हम और थोड़े बेसिक्स को देखते हैं. ठीक है, आपके सामने मैंने ये कुछ एपीज लिख रखी हैं. ठीक है, ये एक स्पेसिफिक केस है. ठीक है, जरूरी नहीं ये केस आपके सामने आए, बट कुछ स्पेसिफिक तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें इस केस को समझना बहुत जरूरी है. उस तरीके के क्वेश्चंस को हम इन केसेस को बिना समझे सॉल्व नहीं कर सकते, और वो क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं.
अभी क्या है कि उस तरीके के क्वेश्चन कैट 2004 कैट 2002 में पूछे जाते थे, ठीक है। तो अब जो कैट 2004 में पूछा जा रहा था वो आज की डेट में सीजीएल और बैंक पीओ में पूछा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस का बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक पता है तो आप 5 सेकंड में आंसर मार के आगे बढ़ जाओगे 10 सेकंड में, और नहीं पता है तो फिर आप उसको घंटे भर तक भी सॉल्व करते रहो तो आप नहीं कर पाओगे। ये सारी इंक्रीजिंग एपी आपको नजर आ रही है, ठीक है। -8 -4 0, 4 कॉमन डिफरेंस नजर आ रहा है इसमें 10 कॉमन डिफरेंस नजर आ रहा है, इसमें आपको 8 कॉमन डिफरेंस नजर आ रहा है। बस इन 3 एपीज में आपको एक डिफरेंस नजर आएगा कि ये जो पहली एपी है वो इस नंबर लाइन पे 0 के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है। यानी कि अगर एक नंबर लाइन पे आप इन नंबर्स को प्लॉट कर दें तो 0 के अबाउट ये एपी सिमेट्रिकल आ जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से एक नंबर लाइन पे अगर आप इन नंबर्स को ड्रॉ कर दें तो ये वाली एपी के नंबर्स भी 0 के अबाउट सिमेट्रिकल आ जाएंगे। लेकिन अगर उसी नंबर लाइन पे अगर आप इन नंबर्स को ड्रॉ कर दोगे तो ये नंबर्स 0 के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं वो इस चीज से रिलेटेड नहीं है, वो केवल इन 2 चीजों से रिलेटेड है। यानी वो सीरीज, ठीक है, जिसमें जो नंबर आपको मिलेंगे वो नंबर लाइन पे 0 के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। और यहां पे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि आपको कुछ सवालों में दिखेगा कि द सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ फर्स्ट ए टर्म्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ फर्स्ट बी टर्म्स, ठीक है। यानी आपसे बोल देगा कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले ए टर्म्स का सम उसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले बी टर्म्स के सम के बराबर है। तो ऐसा तभी हो सकता है कि जब कोई इंक्रीजिंग एपी हो और उस इंक्रीजिंग एपी का जो पहला टर्म हो वो नेगेटिव हो, ठीक है। वो इंक्रीजिंग एपी का जो पहला टर्म हो वो नेगेटिव हो, तो वो नेगेटिव से आएगी, फिर 0 को क्रॉस करते हुए फिर पॉजिटिव में जाएगी। तो अब यहां देखते हैं, पहले वाले में देखते हैं। पहले वाले में अगर आप देखो तो अगर आप -8 मानो, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ एक टर्म का सम लो, इसमें पहले टर्म का -8, S1 मान लो -8, ठीक है, इसका तो अगला अब कितनी टर्म्स में इस सीरीज के जोड़ दूं कि हमको सम -8 ही मिले। तो जोड़ते, -8 में -4 जोड़िए तो -12, -12 में 0 जोड़िए तो -12, -12 में 4 जोड़िए तो फिर से -8। यानी कि जो पहले टर्म का सम था, ठीक है, वो पहले 4 टर्म्स के सम के बराबर है। और यहां से आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि ये जो सम के नीचे जो सीरियल नंबर्स लिखे हैं 1 और 4, इनका सम है 5। तो अगर इनका सम हो गया 5, ठीक है, तो अब आपके सामने जो कंसेप्ट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा कि S2 इज इक्वल टू S3, क्योंकि यहां 2 और 3 भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको इन चीजों को पकड़ना पड़ेगा कि मैंने बना दिया कि 1 और 4, S1 इज इक्वल टू S4 मैंने 1 डिराइव कर लिया, ठीक है, क्योंकि S1 -8 है और S4 तक भी जोड़ दोगे तो भी आपको -8 ही सम मिलेगा। तो सीरियल नंबर 1 और 4 जोड़ के 5 हो गया। तो बाकी जितने भी करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स के सम बराबर आएंगे उसमें भी सीरियल नंबर्स का सम 5 ही होगा। यानी S2 यहाँ कितना हो जाएगा -12 और S3 यहाँ पे कितना हो जाएगा -12, तो वही चीज हो जाएगी, ठीक है। यहां आते हैं, ठीक, इसमें अगर मैं देखूं तो अगर मैं लिखूं S1 तो ये S1 किसके बराबर हो जाएगा, -25 हो जाएगा S1, और फिर आप -25 से -15 जोड़ो तो -40, -5 जोड़ो तो -45, फिर 5 जोड़ो तो -40, फिर 15 जोड़ो तो -25, यानी कि 1 2 3 4 5, S1 इज इक्वल टू निकल गया है S5। S1 इज इक्वल टू निकल गया है S5। यानी यहां पे भी आपको क्या पता चला कि 1 और 5 सीरियल नंबर दिख रहा है, इस 1 और 5 को जोड़ दीजिए 6, तो अगर मैं S2 लिखूंगा तो यहां कितना हो जाएगा S4 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे भी वही हो गया कि सीरियल नंबर जुड़ा, जो नंबर सीरियल नंबर को जोड़ के आ रहा है, बाकी भी जितने भी सम के जो एक्सप्रेशंस बनेंगे वो भी सीरियल नंबर को जोड़ के 6 से ही माने जाएंगे। आप जोड़ के देख लीजिए, S1 बराबर S5 है, S2 जोड़िए तो S2 पहले 2 टर्म से सम क्या हो जाएगा, -25 और -15 कितना हो जाएगा -40, और S4 जोड़ दीजिए तो -25 -15 -40, और फिर -5 तो -45, और फिर 5 तो फिर से -40, तो बात तो वही होगी, S2 इज इक्वल टू S4। और आपको एक चीज नजर आएगी कि इस तरीके का कोई भी पैटर्न आप इस वाली एपी में नहीं इवॉल्व कर पाएंगे। क्यों नहीं इवॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये जो एपी, जब आप इस एपी को उस नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे जहां पे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव से फिर राइट साइड पे 0 क्रॉस करते जाते हैं, तो इस एपी के टर्म्स 0 के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होंगे दोनों साइड पे, इसलिए इस तरीके का कोई पैटर्न यहां इवॉल्व नहीं होगा, सिर्फ यहां इवॉल्व होगा। अच्छा, यहां पे आप देखो, जब सम के फॉर्म्स एक्सप्रेशन में आ रहे हैं तो यहां पे एक जगह ऑड है 1, ये 4 इवन है, ये 2 इवन है, ये 3 ऑड है। ये कब होगा, जब बीच में 0 दे रखा है। यहां पे देखिए 1 इवन है, 5 इवन है, सॉरी 1 ऑड है, 5 ऑड है, दोनों ऑड है, यानी बीच में 0 नहीं है। दोनों इवन है, बीच में 0 नहीं है, यानी अगर दोनों सम जो आप जोड़ रहे हो जितने टर्म्स तक का, वो दोनों टर्म अगर क्या नाम से ऑड है, ठीक है, या फिर दोनों इवन है,
तो उस एपी में जीरो नहीं होगा, और अगर एक ऑड एक इवन है तो उस एपी में जीरो होगा। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो दिमाग में रखेंगे तो आपको कहीं काम दे सकती हैं, ठीक है। अब जो इतनी तिगड़म मैंने आपको भिड़ा के बताया, क्यों बताया? क्योंकि ये महा बोरिंग चीज है और बहुत मुश्किल है समझने में, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया। क्यों बताया? क्योंकि एक पर्टिकुलर तरीके के सवाल है जो इस पे आते हैं, और वो सवाल मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूं। सवाल कुछ ऐसा है, मैं इस पे बेस्ड आपके साथ 2 सवाल डिस्कस करूंगा। सवाल कहां चले गए? ठीक है आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कैट 2004 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म्स ऑफ द सेम एपी। व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ द सेम एपी। उसने बोला है कि सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन एपी यानी S12 विल बी इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट 18 टर्म्स ऑफ एन एपी S18। ये मिल गया हमें, ठीक है। तो हमें ये मिल गया है, दोनों इवन नजर आ रहे हैं 12-18, दोनों इवन नजर आ रहे हैं। कौन सा फॉर्म नजर आ रहा है? ये दूसरा वाला, यानी कि इस एपी में जीरो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है कि आपको S30 की वैल्यू निकालनी है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन 8 का सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। तो अगर आपको S30 की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है कि आप जितने भी ऐसे एक्सप्रेशंस बनेंगे उसमें सीरियल नंबर्स का जो एडिशन होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये 12-18 का एडिशन क्या है? 12-18 का एडिशन है 30, ठीक है। तो अब जो सम्स बनेंगे इक्वल में उनके भी सीरियल नंबर का एडिशन होना चाहिए 30। तो अगर यहाँ पे S30 आ गया है और हमको सीरियल नंबर का एडिशन को 30 करना है तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो S0 किसको डिनोट करेगा? S0 डिनोट करेगा कि जिस सीरीज में एक भी टर्म नहीं है उसके सारे टर्म्स का सम क्या होगा। तो जिस सीरीज में एक भी टर्म नहीं है तो उसके सारे टर्म्स का सम कितना हो जाएगा? 0। यानी ये S30 कितना हो जाएगा? 0। हमारा आंसर हो जाएगा 0। उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। If the sum of an arithmetic progression of first 16 terms is equals to the sum of first 18 terms। अब 9 देखो, S16 बराबर दे रखा है S18, फिर वही दोनों इवन यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 0 नहीं है। क्या पूछा है? सम ऑफ द फर्स्ट 34 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमें दे रखा है 34 सम्स का हमको सम पूछ रहा है। 16-18 क्या होता है? 34। इस तरीके के जितने भी टर्म्स लिखेंगे इक्वल टू में, तो इक्वल टू के दोनों साइड जो सम होंगे उनके सीरियल नंबर को ऐड करेंगे। तो यहाँ 16-18 34 हो रहा है, यहाँ S34 बराबर क्या होगा? यहाँ 0 रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 16-18 34 जुड़ के हो रहा है ना। तो 34 को जब 0 से जोड़ेंगे तभी तो 34 बनेगा। यानी यहाँ पे भी हमको एक ऐसी एपी का सम चाहिए जिसमें एक भी टर्म नहीं है। एक भी टर्म नहीं तो सम कितना हो जाएगा? 0। तो अगेन आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 0। तो यहाँ से आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि ये एक पर्टिकुलर पैटर्न के सवाल होते हैं जो हमें दिखते हैं, ठीक है। इसमें हमें ये पैटर्न पता होगा, ये कंसेप्ट पता होगा, तभी हम इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमें ये पैटर्न नहीं पता होगा हम इन सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन दिस, आई हैव प्लॉटेड 3 APs in front of you. -8, -4, 0, 4, 8 is the first AP. -25, -15, -5, then 5, 10, 15 is the second AP. And the third AP is -15, -7, +1, +9, +17. Okay, this is the third AP. Now, after looking at these AP, you can easily, infer that these all are increasing APs. They are increasing arithmetic progression with the first term negative. Okay. Now, obviously, one more visible, manifestation of all these 3 APs is that the first 2 APs, if their numbers are plotted on the number line, the numbers of these 2 APs will be, you can say, homogeneous across the 0 on the number line. That is, on the right side of the 0 and on the left side of the 0, the pattern will be homogeneous, well distributed, distributed in an even way. Here also the same thing, but here that will not happen because the numbers -15, -7, 1, 9, 17 are not homogeneous or not evenly distributed about the 0 on the number line. So whatever the concept that I am telling you now will be applicable to only these 2 APs, the first 2 types of APs, not the third type of AP. So what is the concept? The concept is that in some questions it can be said to you that the sum of first A terms of an AP is equal to the sum of some first B terms of an AP. So in that case, if the sum of first A terms is equal to the sum of first B terms of an AP, then obviously the case will be something like that the first term of an AP will be a negative term, and obviously it will cross 0 and then come into positive zone. Okay, so here
Minus of 8, minus of 4, 0, 4, 8. This is the first AP. Now here you can see, if I take the sum of only first term, that is term 1 minus 8. So this term 1 is minus 8, so sum of first term is only minus 8. Now, if I go on adding, minus 8 plus minus 4 becomes minus 12. Minus 12 plus 0 becomes minus 12. Minus 12 plus 4 becomes again minus 8. So the sum of first term was minus 8 and sum of the first 4 terms is also coming out as minus 8. So obviously the concept will be something like this: S1 is equals to S4. And the moment you are getting this, you are going to add the serial numbers 1 and 4. You are getting the serial number addition as 5. Now, if you are going to write S2, this S will have 3 here because this 2 plus 3 will always be 5. So as soon as you get one relation, you will know that you have to add the serial numbers and you have to make the serial numbers constant in all that type of equation. Therefore, if S1 is equals to S4, S2 will be equals to S3. This 1 is equals 1 plus 4 is 4, 5, and 2 plus 3 is also 5. Similarly, in this AP, S1 is minus 25. Okay, now you go on adding. Minus 25, minus 15, minus 40, minus 45, minus 40, minus 25. So S1 comes equals to sum of first 5 terms. So S1 is equals to S5. Now what is the serial number 1 and 5? So 1 and 5 addition is 6. So obviously, if 1 and 5 addition is 6, so if I am getting S2, this will be equals to S4 because here 2 plus 4 will be equals to 6. Okay friends, so the thing is that whenever this type of equations are written, S1 is equals to this, X1 is equals to that, this type of expressions is written, you have to add the serial number of the sums written on both sides of the equal to sign, and that serial number is going to be constant. That is 1 plus 4 is equals to 5, constant for this equation. 2 plus 3 is equals to 5, constant for this equation. Similarly for this equation, 1 plus 5 is equals to 6, constant. 2 plus 4, 6. So as soon as you get either of this quantity, you will be able to infer the other. And this thing is not going to happen in this. Now on this basis, I have solved question number 8 and question number 9. You can read the questions. The questions are something like this. The sum of the first 12 terms of an AP is equal to the sum of first 18 terms of the same AP. What will be the sum of the first 30 terms of the same AP? This is a CAT 2004 question. It is saying something like this. S12 is equals to S18. One more thing. If in the serial number which is written, suppose this is S1 is equals to S4, you can see one serial number is odd, one serial number is even. Here you can see one serial number is even, this serial number is odd. This means this AP has a 0 in it. And if the expressions are something like this, in which both the serial numbers are odd or both the serial numbers are even, this means that arithmetic progression is not having 0 in it. This is a property. If you want to learn this property, you learn it. If you want to ignore it, you can ignore it. It can be of use sometimes. So that's why I'm telling you this. Now here it is saying S12 is equals to S18. So S12 is equals to S18. Obviously both of them are even numbers. So obviously it is a AP with no 0. It is asking the sum of first 30 numbers. Now S12 is equals to S18. So what property I have read? I have to add these two serial numbers. So 12 plus 18 is equals to 30. So whatever expression I am going to make, I am going to add the serial numbers and that should be equal to 30. So S30 will be equals to S and here it will be 0 because 0 plus 30 will be 30. So I have to find out the sum of that arithmetic progression which has 0 terms, and any arithmetic progression which has 0 terms will also have the sum as 0. And similarly question number 9, sum of first 16 terms of an AP is equal to sum of 18 terms of an AP. So this is S16 equals to S18, 16 plus 18 will be 34, that is S34 will be equals to S0. I have to find out the sum of the first 34 terms of the series. So obviously it will be equals to S0, that is an arithmetic progression which has no term. So an arithmetic progression which has no term has a sum of its terms as 0. So the solution of question number 8 and question number 9 I hope is very much clear to you. Now, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी इसके, और जितनी थ्योरी मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके लिए ज़रूरी हो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और भी जब हम आगे सवाल करेंगे तो थ्योरी को देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग इन सवालों को थ्रू देखेंगे, कुछ मैं आगे भी अपलोड करूंगा आपके लिए। अभी आप ये मान के चलिए कि जो ये टॉपिक्स है मैं इनके एडवांस पोर्शन को लेके नहीं चल रहा हूँ। इसलिए लेके नहीं चल रहा हूँ क्योंकि पहले तो मैं देखना चाहता हूँ कि जो मैं बेसिक बता रहा हूँ यही आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये अच्छा लगेगा तब मैं एडवांस पे जाऊँगा, जब यही अच्छा नहीं लगेगा तो क्या मतलब एडवांस पे जाने का। तो 7th and 21st टर्म ऑफ एन APR 6 and 22 ये पूछ रखा है, ठीक है यार। तो 7 टर्म क्या हो जाएगा A plus 6D। मैंने ऑब्वियसली बात है डिफॉल्ट में फर्स्ट टर्म को A मान रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस को D मान रहा हूँ, तो 7th टर्म क्या है 6, और 21st टर्म क्या हो जाएगा A plus 20D, ठीक है। ये कितना दे रखा है -22। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। आपको क्या निकालना है 26 टर्म निकालना है, 26 टर्म निकालना है, यानी कि आपको निकालना है
a प्लस 25d। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर देते हैं। तो ये a कट जाएगा, 20d माइनस 6d कितना हो जाएगा 14d, एंड दिस विल बी माइनस 22 माइनस ऑफ 6, 14d इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 28, d इक्वल्स टू माइनस 2। In this d, place d as minus 2, so a will become 18, okay, a becomes 18, and I have to find out the value of a plus 25d. So I, in place of 18, I am going to write plus 18, plus of 25 in place of d I am going to write minus 2. So 18 minus of 25 into 2, 50. 18 minus 50 becomes 32. 32 is the answer. Okay, friends. So friends, the seventh term is a plus 6d is equals to 6. I am supposing d to be the common difference, a to be the first term. This is 6. Second equation comes out as 21st term is a plus 20d, which is minus 22. Subtract equation number 1 from equation number 2, you will get 14d is equals to minus of 28, d is equals to minus of 2. And I have to find out the 26 terms, which is a plus 25d. Replace this d is equals to minus 2 in this equation number 1, you will get a minus 12 is equals to 6, that is a is equals to 18. So place a is equals to 18 here and d is equals to minus 2 here. It will be 18 minus of 25 into 2, that is 18 minus of 50. The answer will be minus of 32. Question number 2. Find the 15th term of the sequence. So it is 20, 15, 10 and so on. मुझे क्या पता करना है, इस टर्म का 15वां टर्म पता करना है, t15 पता करना है, और t15 क्या हो जाएगा a प्लस 14d। ठीक है, n माइनस 1d होता है, a कितना है 20 है, 14, d कितना है, d क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आपको दिख रहा है कि एक डिक्रीजिंग dp है, घट रही है, कितने से घट रही है 5 से घट रही है, यानी d कितना हो जाएगा माइनस 5, 15 माइनस 20 यानी माइनस 5, तो माइनस 5 लिख दीजिए। तो 20 माइनस ऑफ 70 माइनस ऑफ 50, आपको आंसर मिल गया 15th term will be minus of 50. So friends, that AP is something like this, 20, 15, 10, so on. So it is a decreasing dp. So in this decreasing dp, obviously the common difference will be negative. So t15 I have to find out, this is a plus n minus 1d, that is a plus 14d, a is 20 and d will be equals to minus 5. That is, that series is decreasing by 5, so minus 5, or you can also write it 15 minus 20 minus 5. So 20 plus 14 into minus 5, that is 20. Minus 14 into 5, that is 20 minus 70. Answer comes out as minus of 15. My answer becomes minus of 50. Let me check the answer. Okay, the answer is same. 2 कर लिए हैं, 2 सवाल में आपको और पता चुका, टोटल 13 सवाल है, तो 9 बचे हैं, 9 और करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग पहले 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, 8वां 9वां कर चुके थे। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ 5 नंबर्स इन एपी इज 30। ठीक है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 220। व्हाट इज द थर्ड टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अब आपको यहां पे ये समझना है यार कि ये उस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। कंफ्यूज क्यों करेंगे, कैसे कंफ्यूज करेंगे, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे इस क्वेश्चन में। 5 नंबर का सम दे दिया 30 और स्क्वायर्स का सम दे दिया 220। ठीक है, तो अब आपको 5 नंबर्स एपी में मानने हैं। अच्छा, पहली बात ये, जब आपको एपी में नंबर्स एज्यूम करने हो, ये भी थ्योरी का एक पार्ट है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको एपी में 3 नंबर्स एज्यूम करने हैं, तो आप उसको कैसे एज्यूम करोगे, a माइनस डी, फिर a, फिर a प्लस डी। ठीक है, ऐसे क्यों करोगे आप एपी में 3 नंबर्स एज्यूम, क्योंकि फिर अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो डी डी कट आउट हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि एपी में आपको 3 नंबर्स एज्यूम करने हैं, ठीक है, एपी में आपको 5 नंबर से जूम करने एपी में, तो उसमें आप क्या करोगे, a माइनस 3d, ठीक है, नहीं a माइनस 2d लिखिए, फिर a माइनस d लिखिए, फिर a लिखिए, फिर a प्लस d लिखिए, a प्लस 2d लिखिए। यानी कि जब भी आपको, ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से नंबर एज्यूम करने हो, 3 नंबर एज्यूम करने, 5 नंबर एज्यूम करने, तो आप ऐसे एज्यूम करेंगे। ऐसे क्यों एज्यूम करेंगे, क्योंकि इससे जब आप ये नंबर्स को जोड़ेंगे तो d कट के कम वेरिएबल्स मिलेंगे हमको। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स को ज्यादा से ज्यादा काट सकें ताकि हमारा सॉल्यूशन जो है थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमसे बोला गया है कि 5 नंबर का सम है 30, तो आप फर्स्ट नंबर को a मान लो, कॉमन डिफरेंस को d मान लो, और 5 नंबर का सम बोला गया है, हमें निकालना क्या है, थर्ड नंबर ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब a प्लस 2d निकालना है। ठीक है, तो 5 नंबर्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, n बाय 2 यानी 5 बाय 2 लिख दिया।
फिर 2a प्लस n माइनस 1d। n क्या है यहाँ पे 5 टर्म्स है, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा 4d। ठीक है, ये कितना दे रखा है 30। ठीक है, ये हमको दे रखा है 30। इसको सॉल्व करो, 5 6 30। ठीक है, 2 कर दो मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 12। 2 ले लो कॉमन, तो हो जाएगा a प्लस 2d 12/2 6। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है थर्ड टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको a प्लस 2d निकालना है, वो तो सीधे सीधे पता चल गया 6 से। यानी पहली इंफॉर्मेशन इनफ थी इसके लिए कि सम ऑफ 5 नंबर्स ऑफ AP इज 30। दूसरी का तो काम ही नहीं था स्क्वायर्स वाली इंफॉर्मेशन का। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक रिमाइंडर कॉल है कि जरूरी नहीं कि जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही हो क्वेश्चन में वो सारी यूज होनी हो सकता है उसकी आधी इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन निकल जा रहा हो और कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिसलीड करने के लिए दे रखी हो। क्योंकि स्क्वायर्स के सम, यानी कि अगर आप 5 टर्म्स लेते a माइनस 2d a प्लस d a प्लस d a प्लस 2d और इसका स्क्वायर करने पे लग जाते तो आपको बहुत टाइम मिल जाता और उसकी जरूरत नहीं है। तो पहले जो इजी इंफॉर्मेशन है आप उसको यूज कर लीजिए, फिर उसके आगे चलिए। So friends, what is being given to me? It is being given to me in this question that sum of 5 numbers is 20 and the sum of the squares of those numbers is 220. I have to find out the third term of that arithmetic progression. So third term of an arithmetic progression is a plus 2d. I have to find out this value. Now first of all, if while supposing the terms of an AP, if I suppose I have to, form an AP of 3 terms. So in that case, I will assume the terms to be a minus d, a and a plus d. Why? Because when I am going to add these 3 terms of the AP, the common difference will cut out by itself and we will get at 3a. Okay, so it will make calculations a bit easier for me. Suppose it is saying that assume 5 terms of an AP, so you are going to assume something like this: a minus 2d, then a minus d, then a plus d, then a plus 2d. So what is all these things going to do? This thing will do this for you, that if you have to find out the sum of this AP, when you are going to add it, you will see that minus 2d minus d will be minus 3d, and that 2d and d will be plus of 3d, and it will cancel out each other, and I will get the sum as 5a. So it is going to ease up my calculations. This is the whole objective of why we take or assume these values like this. So it is being said to me that the sum of plus 5 terms is 30. So by taking away the formula n by 2 within bracket 2a plus n minus 1d, n by 2 is the total number of terms is 5, so 5 by 2 within bracket 2a plus of n minus 1, that is 5 minus 1 becomes 4 into common difference d. This is equals to 30. This is given to me in this question. So if 5 by 36, 6 into 2, 12. So I get 2a plus 4d is equals to 12. Take 2 as common, so it will become a plus 2d is equals to 12 by 2. That is 6. So I got the value of a plus 2d as 6, and this is what I have to calculate because I have to calculate the third term. So I got the answer as 6. So what does this question say? This question is a reminder call for us that it is not important that in a particular question we have to use all the given datas. It may be the case that the questions are solved by the easier data and the bigger data is given to you to mislead you. Next question. By find the second term of an AP if the sum of the first 5 even terms is equals to 15 and the sum of the first 3 terms is equals to minus 3. अब यार इसमें जो मैं आपके टर्म्स एज्यूम करूंगा, ठीक है, क्या दे रखा है, पहले 5 इवेंट टर्म्स, ठीक है, और फर्स्ट 3 टर्म्स माइनस 3 है, तो मैं टर्म्स कुछ ऐसे एज्यूम करूंगा इसमें। अभी बता रहा हूं कि मैं इनको ऐसे क्यों एज्यूम कर रहा हूं। पांच हो गया क्या, 1 2 3 4 5। अब देखिए यार, ये आपको एक एपी नजर आ रही है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि पहले 5 इवेंट टर्म्स का जो सम है, ठीक है, फर्स्ट 5 इवेंट टर्म्स सम इज 15 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल्स टू -3। तो पहली बात तो आपको एक एपी ऐसी बनानी है जिसमें पहले 3 टर्म्स का सम हमें इजी होके मिल जाए, यानी ये डीडी उड़ना चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव तो मेरा ये होना चाहिए। दूसरा, हमें एक ऐसी एपी बनानी है जिसमें हमको पक्का पता हो कि पहले 5 टर्म्स जो आए, मतलब उस एपी के पहले 5 टर्म्स इवन हो, तो हमको एक ऐसा कन्वीनियंट सा एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें हम इवन टर्म को जान सकें। अच्छा, पहले 5 इवेंट टर्म्स, ठीक है, और पहले 3 टर्म्स का सम -3। तो कुल मिला के बात तो ये है यहाँ पे कि ऑब्वियस सी बात है यार कि आई डोंट नो कि ये जो डी है ये ऑड है या इवन है, ठीक है। हो सकता है ऑड हो या फिर से इवन हो। अगर आप थोड़ी सी कॉमन अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे तो आपको समझ जाएगा कि ये डी ऑब्वियस सी बात है इवन नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इवन हो जाएगा
तो उस केस में आपको यह पता चल जाएगा कि यार सारे टर्म्स इवन हो रहे हैं और सारे टर्म्स इवन नहीं हो रहे हैं, ये आपको सम से पता चल रहा है। 5 इवन टर्म्स के सम से ये बात पता चल रही है और आपको 5 से उन टर्म से भी ये बात पता चल रही है जो पहले के 3 आ रहे हैं। तो आप ये मान के चलोगे कि जो पहला टर्म है वो 2a माइनस टी, दूसरा टर्म है क्या है 2a। तो अगर आप दूसरे टर्म को 2a मान रहे हो तो ये पक्का इवन है, ठीक। उसके अगले वाला टर्म 2a प्लस डी पता नहीं क्या है, अगला 2a प्लस डी, तो यहाँ 2 कॉमन ले लोगे तो 2 इंटू a प्लस डी आ जाएगा, पक्का पता है इवन है। फिर 2a प्लस 3d नहीं पता इवन है कि नहीं है, लेकिन 2a प्लस 4d पक्का पता है इवन है। 2a प्लस 5d नहीं पता इवन है कि नहीं है, प्लस 2a प्लस 6d पक्का पता है इवन है। 2a प्लस 7d नहीं पता है इवन है कि नहीं है, प्लस 2a प्लस 8d पक्का पता है इवन है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैंने इस तरीके से क्यों माना। इस तरीके से माना है क्योंकि जब मैं पहले 3 टर्म्स को जोड़ूंगा तो डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे कन्वीनियंट सी वैल्यू मिलेगी। पहला ऑब्जेक्टिव मेरा वो था, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, पहले 3 टर्म्स का सम कितना है -3, जोड़ दिए तीनों को, तो डी कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल जाएगा 6 से। पहले 3 टर्म्स का सम मिला 6 से, किसके बराबर है, -3 के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, -3/6 -1/2, ठीक है। तो a की वैल्यू मिल गई मुझे -1/2। और पहले 5 इवेंट टर्म्स, तो पहला इवेंट टर्म, दूसरा इवेंट टर्म, तीसरा इवेंट टर्म, चौथा इवेंट टर्म, 5वां इवेंट टर्म, इसका सम कितना दे रखा है, इसका सम दे रखा है आपको 15। इसको जोड़ते 2a 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 और t है 5 बार, सीधे सीधे 10 है, ठीक है। d जोड़ो 2d 4d 6d 12d 20d, ये बराबर है 15 के। a इज इक्वल टू -1/2 पुट करो यहाँ पे, तो 10 -2 प्लस 22 इक्वल्स टू 15। 20d कितना दे देगा, 20, ठीक है। 20d दे देगा क्योंकि ये -5 हो जाएगा, उधर जाके जुड़ जाएगा, तो d कितना आ जाएगा d आ जाएगा आपका 1। उसने पूछा क्या है आपसे, उसने आपसे पूछा है फाइंड द सेकेंड टर्म ऑफ द एपी। आपको सेकेंड टर्म निकालना है एपी। सेकेंड टर्म क्या है एपी का, 2a। एपी का सेकेंड टर्म 2a है, तो क्या यहाँ पे हमको इस d को निकालने की जरूरत थी। देखें भाई सेकेंड टर्म भी पूछ रहे हैं ना, तो हम लोगों ने फालतू ही इतना लंबा काम किया यार। सीधी सी बात है, सेकेंड टर्म निकालने को बोल रहा है आपसे, 2a निकालने को बोल रहा है, ठीक है। तो अब 2a कैसे निकालोगे, आपको a की वैल्यू कितनी निकल के आई है, -1/2, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 इंटू -1/2, ये हो जाएगी -1। सिंपल, बहुत ही आसान हो गया सवाल, आपके लिए सवाल हो गया -1। तो फ्रेंड्स, what is happening in this question with you is that, friends, it is being told to me that I have taken an AP and the sum of the first 3 terms of an AP is -3 and the sum of first 5 even terms of that same AP is 15. So I have assumed an AP something like this: 2a minus d, then 2a, then 2a plus d, then 2a plus 2d, then 2a plus 3d, and so on up till 2a plus 8d. Now you are seeing that I have written how many terms here? I have written around 10 terms here. The reason for writing 10 terms here is that I have to find out 5 unique, first 5 even terms should be there. Now friends, in this thing you have to keep this in mind that I have to make the addition of first 3 terms as minus of 3. So first 3 terms, 2a minus d, 2a plus d. Taking these numbers in this way is going to neutralize d, that is minus d and d will cut off, and I will get 6a, and this 6a will become equals to -3, so a will come out as -1/2. So I will directly get the value of a as -1/2, and obviously I have to find out the value of the second term, so it will be 2 into -1/2 is equals to -1. So I got the answer clear forwardly. But if in the question it has been asked to me what is the value of d, so in that case I have to take 5 even terms, first 5 even terms. So I don't know 2a minus d is even or not, but I know that 2a is even. 2a plus d is even or not, but I know that 2a plus 2d is even. 2a plus 3d I don't know even or not, but 2a plus 4d is definitely even, and so on, 2a plus 6d, 2a plus 8d. Okay? And I'm going to add all these, so I'm going to get 10a plus 22 is equals to 15. Replace a is equals to -1/2, so it will become minus of 10/2, minus of 5. -5 goes that side, 15 plus 5 becomes 20. 8 becomes 22 is equals to 20, d is equals to 1. So I got the value of d is equals to 1. So now you can calculate any term of the series. And keep this in mind, that I am assuming 1, 2, 3, 4, 5 to be the first 5 terms of the AP. So obviously this is going to be an odd term, this is going to be an odd term, this is going to be an odd term, this is going to be an odd term. In order to make it understand to you, I am saying to you that they are not odd terms, they may be even terms, but they are definitely odd terms. Because I am supposing 1, 2, 3, 4 and 5 to be the first 5 even terms.
मुश्किल है थोड़ा समझने में, पर कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। बार बार पढ़ें, बार बार देखें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय 7। बहुत आसान है, सारे 3 डिजिट इंटीजर जो 7 से डिविजिबल है कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले तो पहला 3 डिजिट नंबर पता करिए जो 7 से डिविजिबल है। तो 100 देखते हैं, क्या 100 7 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि 14 इंटू 7 98 होता है। लेकिन जैसे आप 7 इंटू 15 करेंगे तो क्या आपको मिल जाएगा 105। यानी वो पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो क्या है 105। तो अगला हो जाएगा 112, फिर 119, फिर 126, कहां तक जाएगा। अब भाई 1000 तो 7 से डिविजिबल है नहीं, बट मैं आपको पहले बता चुका हूं नंबर्स में 7, 11 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल में कि 1000 एक 7 से डिविजिबल होता है। 1001 is divisible by 7. So if 1001 is divisible by 7, 1001 minus 7 will be divisible by 1. So 994 is going to be divisible by 1. Divide 994, 7 1 is 7, 7 4 is 28, 1 carry over, 7 2 is 14. So 994 is that third digit number, that is the largest 3 digit number which is divisible by 7. So 105 starting, ending at 994. You are seeing that this is an arithmetic progression with first term AS 105, last term TN 994, and obviously the common difference is 119 minus 112 as 7. So first of all, in order to find out the sum of all of these terms, I need to find out what is the number of terms in this series. So in order to find out the number of terms in the series, I am going to apply that formula, last term 994 minus first term 105 upon common difference plus 1. This will come out as something like this, 889 by 7 plus 1. 7 to the 14, 7 to the 49 plus 1, 128. 128 नंबर ऑफ टर्म्स आ गए इसमें। इन टर्म्स का सम कितना हो जाएगा? इन टर्म्स का सम हो जाएगा n by 2, 128 by 2 विद इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 105 प्लस 994। ठीक है, 64 प्लस जोड़ दीजिए 9 9 1099। अब इस सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन है 64 इंटू 1099। अब 64 इंटू 1099 शॉर्टकट 64 इंटू 1000 विल बी 64000 and you can write it as, if you suppose it as 1100, so 64 into 100 will be 6400, but it is 64 into 99, so I have to subtract 1 times 64 from it, so it will be minus 64. You are understanding how I've done this? I've assumed this 64 to be into 1100, so you can assume it as 64 into 1100 minus 1. That will become 64 into 1099. So 64 into 1100 will be, first do 64 into 1000, that will become 64000. Then do 64 into 100, that will become 6400. So 64 into 1100 will be 64000 plus 6400. And if you are going to subtract 1 times 64 from it, so it will become 64 into 1099. So subtracted 1 times 64 from it. So it becomes 004 70400 minus 64. It is 70336. My answer becomes 70336. तो क्या किया फ्रेंड्स भाई, सारे 3 डिजिट 7 डिजिट के जो 3 डिजिट के 7 से डिविजिबल जो नंबर थे उनका एडिशन करना था। तो सबसे पहला नंबर क्या है 105, ठीक है। 99 पहला 98 होता है 100 से कम, उसके बाद 105 टेबल पढ़ लीजिए 7 इंटू 15। फिर आखिरी क्या हो जाएगा 1000 एक 7 से डिविजिबल होता है, 7 11 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको बताया था। इस तरीके से ही चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो 1001 में से 7 माइनस कर दीजिए तो क्या मिला 994। 994 7 से डिविजिबल डिवाइड करके देखिए 7 1 7, 2 कैरी और 7 चौक 28, 1 कैरी और 7 दूनी 14, 994 आखिरी हो गया। अब मुझे गिनना है, मुझे पता चल रहा है कि एक एपी है, इसका पहला टर्म 105 है, आखिरी टर्म nth टर्म मान लीजिए, n टर्म से सीरीज में अगर माने तो आखिरी टर्म है 994। कॉमन डिफरेंस क्या है 119 माइनस 112, 126 माइनस 119 या 112 माइनस 105 या 994 माइनस 987, कुछ भी कर लीजिए 7 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो डी हो गया 7। तो लास्ट टर्म 994 माइनस फर्स्ट टर्म 105 अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये बता चुका हूं आपको। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 889 बाई 7 प्लस 1 यानी 128 निकल के आ गई। यानी मुझे पता चल गया कि 7 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर के भाई 128 टर्म्स है। अब इनका सम क्या हो जाएगा n by 2 विद इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n by 2 128 by 2 विद इन ब्रैकेट पहला टर्म क्या 105 प्लस आखिरी टर्म 994, दोनों को जोड़ देते 1099 और 128 by 2 क्या होता है 64। तो 64 इंटू 1099 कैलकुलेट करना है। इसको आप लिख सकते हैं 64 इंटू 1100 माइनस 1। 64 इंटू 1100 क्या हो जाएगा, ठीक है 64 इंटू 1100 हो जाएगा 64 इंटू 1000 प्लस 100, तो 64 इंटू 1000 क्या होगा 64000। 64 इंटू 100 क्या होगा 6400 और 64 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएंगे तो माइनस 64। इनको जोड़ देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 70400 माइनस 64 यानी 70336। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 70336।
ठीक है यार। तो आप समझ पा रहे हैं कि जब क्वेश्चन सॉल्विंग में करा रहा हूं तो उसमें भी मैं आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट्स बता रहा हूं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, you can see that while question solving I'm telling you many things like this which are very important for you to understand whilst in order to solve the question in a faster manner. So it's very important to watch all of my question solving videos. These are more important than the theory videos. तो और बचे हुए अपने 4 क्वेश्चंस को भी निपटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 में मुझसे बोल रहा है कि इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद ऑड नंबर ऑफ टर्म्स सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 84। टर्म्स ऑड है, द मिडिल टर्म इज 5 मोर देन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स मैंने n मान लिया, तो मिडिल टर्म 5 ज्यादा है n से, तो n+5 हो गया। तो ये n+5 क्या हो गया, एवरेज होगा, क्योंकि मिडिल टर्म ही एवरेज होगा, बता रखा है आपको, और नंबर ऑफ टर्म्स है n, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम ऑफ मिल जाएगा हमें सारी सीरीज का। तो n इंटू n+5 इज इक्वल टू 84। तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी n स्क्वायर प्लस 5n माइनस ऑफ 84 इक्वल टू 0। अच्छा, 84 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 7। ठीक है, ये 84 इंटू 1 होता है 12 इंटू 7, यानी इसको हम कैसे बांटेंगे, n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 7n माइनस 84 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा n प्लस 12 माइनस 7 n प्लस 12। ठीक है, तो बन जाएगा n माइनस 7 n प्लस 12 इक्वल टू 0। तो n या तो 7 होगा या माइनस 12 होगा, माइनस 12 हो नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि पूछा क्या उसने, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे 7 इज योर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैज 200 टर्म्स, द nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज 15 एंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड इज 15। व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज। अभी बताया आपको यार, बिगिनिंग से nth टर्म 15 है, सॉरी हाँ, और एंड से भी nth टर्म 45 है, तो करस्पॉन्डिंग पेयर मुझे क्या मिला, 15 और 45, और इस करस्पॉन्डिंग पेयर का एवरेज कितना हो जाएगा, 30। तो एवरेज हमें मिल गया पूरी सीरीज का 30। ठीक है, और अगर हमको एवरेज मिल गया सीरीज का 30 और हमें पता है कि उस सीरीज में 200 टर्म्स है, तो सीरीज का सम कितना हो जाएगा, 200 इंटू 30 6000, तो सीरीज का टर्म हो जाएगा 6000। सो फ्रेंड्स, इट इज बीइंग टोल्ड टू मी that the corresponding pair are 15 and 45 because nth from the beginning and nth from the end will form the corresponding pair. So 15 plus 45 by 2, 30 will be the average of the corresponding pair, and similarly this 30 will be the average of that arithmetic progression. The progression is 200 terms, so 200 terms into average, that is 30, will become 6000, and this will be the sum of this arithmetic progression. This concept I have already told you. Okay, you can see that question number 6 and question number 7 are directly from those concepts that I have explained to you. आप समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट से निकल रहा है जो कि मैंने आपको वीडियो में बताए हैं। 8 9 हम कर चुके हैं, 10 देखते हैं सीधा 10वां क्वेश्चन। If the sum of the first n terms of an arithmetic progression is 3n square plus 6n, then the nth term of the AP would be। क्या बोल रहा है कि एक प्रोग्रेशन के फर्स्ट n टर्म्स का सम 3n स्क्वायर प्लस 6n है, तो nth टर्म क्या होगा। तो nth टर्म क्या होगा, आप tn तो नहीं लिखा जाएगा, आप पहले n टर्म्स का सम लिखिए, ठीक है, और उसमें से पहले n माइनस 1 टर्म्स के सम को माइनस कर दीजिए। n टर्म्स का सम मान लीजिए ये है, n माइनस 1 टर्म्स के सम ये है, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वो nth टर्म मिल जाएगा जो कि tn से आप डिनोट कर सकते हैं। तो sn तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 3n स्क्वायर प्लस 6n। ठीक है, और अगर आपको निकालना है कि s ऑफ n माइनस 1 क्या होगा, यानी n माइनस 1 टर्म्स का सम क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसमें से n की जगह n माइनस 1 प्लेस कर दोगे, तो यहाँ पे n माइनस 1 स्क्वायर प्लेस करोगे और 6 में भी n माइनस 1 प्लेस करोगे। अब देखते हैं क्या होता है इसका आंसर, 3n स्क्वायर प्लस 6n, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3n स्क्वायर प्लस ऑफ 1 यानी प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2n यानी माइनस ऑफ 6n यानी प्लस ऑफ 6n। ठीक है, और ये माइनस इसको जोड़ के हो जाएगा माइनस ऑफ 6n और प्लस ऑफ 6। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि 3n स्क्वायर कट गया, 6n कट गया, ये 6n बचा और ये 3 प्लस 6 9 बचा, तो आपके पास में क्या होता है 6n प्लस 9, दिस विल बी योर आंसर। चेक कर लेते हैं आंसर, क्या यही आंसर है। तो भाई आंसर ये नहीं बता रहा है, क्यों नहीं बता रहा है, बिल्कुल सही नहीं बता रहा, क्योंकि ये +3 नहीं, ये -3 होगा। आई एम रियली सॉरी, यहाँ से +3 निकलेगा, ये माइनस साथ न्यूट्रलाइज होकर -3 हो जाएगा, तो ये -3 और +6 कितना बना देगा, +6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 and +3। तो फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव डन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द nth टर्म,
I have to subtract the sum of n minus 1 terms from the sum of n terms. So this is sum of n terms, this is sum of n minus terms. Sn minus Sn, n of minus 1 will be Tn. Sn is 3n square plus 6n. And in order to find out the sum of n minus 1 term, I have to replace this n by n minus 1. So I replace this n minus 1, so it will become 3 into n minus 1 whole square plus of 6 of n minus 1. Okay, when I solve this equation, I will get 3n square plus 6n minus of, writing it as, I will get minus 3n square minus 3 plus of 6n plus minus of 6n plus of 6. So 6n gets cancelled out, this 3n square gets cancelled out. I get the final answer as 6n plus 3. मैं इसको तेजी से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि इतना मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तो आप कर ही सकते हैं. मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं. The sum to 100 terms of a series of an arithmetic progression is 5050 and the 10th term is 10. What are the values of the first term and common difference respectively? 10th term is 10 यानी a plus 9d आपका 10 है. ठीक है. और क्या बोल रहा है कि 100 टर्म्स का सम है 5050, तो यानी कि 100 by 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस 99d ये कितना है 5050. ठीक है. 2a प्लस 99d है 5050. ये a प्लस 9d है. अब एक काम करो, इस इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 11 से, तो क्या हो जाएगा 11a प्लस 99d इक्वल्स टू 110. ठीक है. अब आप इस टर्म में 2a प्लस 99d में 9a को जोड़ दो और 9a को माइनस कर दो. ठीक है. तो ये 100 by 2 कितना लिख दूंगा 50 लिख दूंगा. इस 2a प्लस 99d में 9a जोड़ दो 9a माइनस कर दो, तो ओवरऑल वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा. ये किसके बराबर है 5050 के. ठीक है. 9a प्लस 2a कितना हो जाएगा 11a, तो ये जाएगा 50 11a प्लस ऑफ 99d माइनस ऑफ 9a इक्वल्स टू 5050. इस 50 को इधर ले जाओ, काट के कितना हो जाएगा 101. अभी 11a प्लस 99d है. 11a प्लस 99d क्या है 110, तो ये जाएगा 110 माइनस 9a इक्वल्स टू 101. तो 9a कितना हो जाएगा 110 माइनस 101 जो कि 9 हो जाएगा, तो a कितना आ जाएगा 1. तो a आपको मिल गया 1, उसको यहाँ प्लेस करिए तो d आपको क्या मिल जाएगा d भी आपको 1 मिल जाएगा. तो आपका आंसर हो जाएगा a equals to 1 b equals to 1. ठीक है फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स are being asked to me that 10th term is 10, so a plus 90 becomes 10 and the sum of 100 terms is 5050. So I got 100 by 2, that is n by 2, within bracket 2a plus n minus 1d, that is 99d, is equals to 5050. Now in this case what I have done, that I have multiplied this equation a plus 9d by 11, so it becomes 11a plus 99d is equals to 110. And here within this bracket, this 2a plus 99d, I have added 9a and subtracted 9a. So it becomes something like this. Okay. 2a plus 99d minus of 9a plus of 9a. Plus 9a plus 2a will become 11a plus 99d minus of 9a. And here 5050, I am going to take this 50 in the denominator, it will become 5050 by 50, that is 101. Now replace this 11a plus 99d with this 110. So it will become 110 minus 9 is equals to 101. Take 9a that side, so 9a becomes 110 minus 101, that becomes equals to 9. So 9a is equals to 9, a becomes 1, and substitute the value of a is equals to 1 in this equation, so it becomes 1 plus 9d is equals to 10, 9d is equals to 9, d is equals to 1. So first term is 1, common difference is 1. अब क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं. ठीक है. The 69th term of an AP is 16 times the 4th term of that AP. ठीक है. तो 4th term of that AP को मान लीजिए a plus 3d. ठीक है. और 69th term क्या हो जाएगा a plus 68d. और ये 16 टाइम है 4th term के, यानी इसके 16 गुना है. ठीक है. तो ये एक टर्म मिल गया. अब उसका 20वां टर्म निकालना है. अगर दे रखा होगी 7th टर्म 22 है. 7th टर्म 22 दे रखा है, नहीं कितना दे रखा है a plus 60 is equals to 22. इतना क्लियर है. यहां से मुझे a और d के बीच में एक रिलेशन मिलेगा. देखता हूं. 16a प्लस 48d हो गया है. ठीक है. यहाँ क्या है a प्लस 68d. 68d 48 इधर ले आई तो हो जाएगा 20d. a उधर ले आई तो कितना हो जाएगा 15a. 5 से काट दीजिए तो 4d इक्वल्स टू 3a. एक रिलेशन ये मिला. अब इस रिलेशन में a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4d by 3 और उस a की वैल्यू को यहाँ रखिए तो हो जाएगा 4d by 3 प्लस 6d इक्वल्स टू 22. जोड़ दीजिए तो 3 6 18,
और ये 3 4, तो 22d/3 बराबर 22, तो d कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस आपको क्या मिल गया? 3 मिल गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म निकालते हैं। इस d = 3 को यहाँ सब्सटीट्यूट करिए, तो क्या हो जाएगा? a + 18 = 22, तो a कितना हो जाएगा? 4। फर्स्ट टर्म हो गया 4, कॉमन डिफरेंस हो गया 3। क्या पूछा उसने? फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी। तो 20th टर्म ऑफ एन एपी हो जाएगा a + 19d, ये हो जाएगा 4 + 19 इंटू 3, यानी 4 + 57 61, ये हो जाएगा आपका आंसर इज 60। Friends, according to the question, it is being given to me that 69th term is 16 times the 4th term. So 69th term is a plus 68d and 4th term is a plus 3d. 16 times becomes 16a plus 48d is equals to a plus 68d. 68d minus 48d is 20d. 16a minus a is 15a. So 4d is equals to 3a. So I can take out the value of a as 4d upon 3. Now 7th term is 22, so I am writing a plus 6d is equals to 22. Substitute in this equation a is equals to 4d/3. So it will become 4d/3 plus 6d. That time solve, it's going to get 22/3 is equals to 22. So d is come out as 3. Substitute this value of d is equals to 3 in this equation. So it will become a plus 6 into 3, that is 18 equals to 22. So a comes out as 4. It has asked me what will be the 20th term of the series. So the 20th term of the series will be a plus 19d. A is equals to 4. D is equals to 3. So 4 plus 19 into 3. 4 plus 57. The answer becomes 61. Question number 13. Find the 35th term of an AP whose first and last terms are respectively 4 and 241 and the sum of the all terms is 9800. ठीक है, 30th term निकालना है। हमको ये नहीं बता रखा है कि इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बता रखे हैं और हमको कॉमन डिफरेंस भी नहीं बता रखा है। एक काम करते हैं, सम बता रखा है तो सम का फॉर्मूला लिखते हैं n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 4 + 241, ये किसके बराबर है? 9800 के बराबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? n/2 × 245 9800, n हो जाएगा 9800 × 2/245। ठीक है, n की वैल्यू निकालते हैं। 5 4 20, 5 5 25, 5 9 45, सॉरी। और ये हो जाएगा 98 इंटू 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20, और 98 इंटू 20 इंटू 2, 49 2 98, ये मिल जाएगा 20 इंटू 2 इंटू 2, हाँ 80 मिलेगा। यानी नंबर ऑफ टर्म्स मुझे कितने मिल गए? 80 मिल गए। यानी ये पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स है 80। अब पहला टर्म है 4, 80वां टर्म है 240, तो ये फर्स्ट टर्म है। कितनी बार मैं d जोड़ दूंगा इसमें, तो मुझे कितनी बार मैं d जोड़ दूंगा 4 में, तो मुझे 240 मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, a + n - 1d, यानी 80 टर्म से तो 79 टाइम्स d जोड़ना पड़ेगा। यानी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी 4 + 79d = 240, यानी कि 79d विल बी इक्वल्स टू, अच्छा ये 240 नहीं है, ये 241 है, सॉरी 80th टर्म 241 है, तो 241 - 4 कितना हो जाएगा? 237। तो d कितना हो जाएगा? 237/79 जो कि है 3। अब हमको पता क्या करना है? 35th टर्म पता करना है। 35th टर्म क्या होता है? आपको a पता है 4, आपको d पता है 3। 35th टर्म हो जाएगा a + 34d। a कितना है? 4, 34 × 3, 4 + 102 106। आंसर, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 106। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस थिंग? First term was 4, last term was 241. So the sum of the sum is given as 9800. I have supposed the number of terms to be n. So sum becomes n/2 within bracket first term plus last term is equals to 9800. So I get n/2 × 245 is equals to 9800. So in order to find out the value of n, I will multiply 9800 into 2/245. I got the value of n is 80. So total number of terms come out as 80. So 80th term is 241, first term is 4. So how many times d I have to add in first term? So in order to get the 80th term, 79 times, because you know that 80th term will be equals to a plus 80 minus 1d, that is a plus 79d. So 4 plus 79d is equals to 241, 79d is equals to 241 minus 4, that is 237. d is equals to 237/79, that is 3. So I got the common difference is 3. First term is 4. And you know, I have to find out the 35th term. 35th term will be a plus 34d, that is 4 in place of a, and 3 in place of d. So 4 plus 34 into 3, that is 4 plus 102. Answer is 106.
सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। मैं देख लूँ इस वीडियो में कितना टाइम बचा हुआ है। ओके, आई हैव सम अमाउंट ऑफ टाइम इन दिस वीडियो। नाउ फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 19 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इज द सम ऑफ द फर्स्ट, द थर्ड, द 8th, द 12th एंड द 19th टर्म इज 555। तो भैया बड़ा टिपिकल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। पहला टर्म ए मान लीजिए, ठीक है। फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। 8th टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 7d। 12th टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 11d। और 19th टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 18d। अच्छा सॉरी, इसमें पूछा हुआ है फर्स्ट, थर्ड, 8th, 12th, 17th एंड 19th टर्म। तो इसमें 17th टर्म भी इसने जोड़ा है। तो उस केस में 17th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 16d। ये किसके बराबर दे रखा है, 555 के बराबर। अब जोड़िए 1 2 3 4 5 6। ए तो 6 बार है तो 6 से लिख दिया। 2d प्लस 7d क्या हो जाएगा, 9d। 9d प्लस 11d 20d। 20d प्लस 18d 38d। 38d और 16d कितना हो जाएगा, 54d। ये बराबर क्या हो गया, 555 के। ठीक है, 6 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 9d विल बी इक्वल्स टू 555/6। ये इक्वेशन हमें मिली है। इसके बाद उसने क्या बोला है, हमें सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स निकालना है। तो फर्स्ट 19 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, 19/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस 19 माइनस 1d यानी 18d। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 विद इन ब्रैकेट a प्लस 9d। ठीक है, a प्लस 9d क्या है, 555/6। तो क्या हो जाएगा, 19/2 इंटू 2 इंटू 555/6। 2 कट कर दो, 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, 3 8 24, 3 5 15। ठीक है, अब 185 इंटू 19 क्या होगा, 185 इंटू 20 निकालो पहले। तो 185 इंटू 2 क्या होता है, 370। तो ये 3700, और 3700 में से आप एक बार 185 माइनस कर दो। ठीक है, तो एक बार 185 माइनस करेंगे तो 3600, 3515 हो जाएगा एक 185। और ये 3515 जो है, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, 2 1 2, 2 7 2 2 5 10 7 14 1757.5। योर आंसर विल बी 1757.5। क्या किया है फ्रेंड्स इसने मुझे, मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को यूज किया है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है कि भाई थर्ड, 8th, 12th, 16, 17 तो 19th टर्म का सम। तो फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, 8th टर्म, 12th टर्म, 19th टर्म और 17th टर्म का 555। ये मेरा 6a प्लस 54d इज इक्वल्स टू 555। 6 कॉमन लिया तो हो जाएगा a प्लस 9d इज इक्वल्स टू, और 6 इधर नीचे ले आएंगे तो 555/6 हो जाएगा। हमें 19 टर्म्स का सम निकालना है, तो 19/2 वही 2a प्लस n माइनस d वाला फॉर्मूला। तो 19/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस 19 माइनस 1d। तो 2a प्लस 18d वो कैसे लिख दिया, 2 इंटू a प्लस 9d। a प्लस 9d पता है 555/6, तो मल्टीप्लाई कर दिया 19/2 इंटू 2 इंटू 555/6। 2 2 कट गया, 3 3 कट होते मेरा 19 इंटू 185/2। 19 और 185 को कैसे मल्टीप्लाई किया, 185 इंटू 20 माइनस 1 तो हो जाएगा 3700 माइनस 185, जो मिल जाएगा 3515। और 3515 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1757.5, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगली टर्म में हम लोग जीपी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन की।